हमारी कहानी अहाई नाम के लड़के से शुरू होती है जो अपने चाचा का सी फूड बिजनेस संभालता था। साल का मुनाफा पूरे 28,50,000 रुपए था, लेकिन जब बोनस देने की बारी आई तो चाचा ने उसे सिर्फ 1,20,000 रुपए थमाए। बोले कि दुकान और पैसा मेरा था तो मजदूरी के लिए इतना बहुत है। अहाई बिना कुछ बोले शांत रहा और बोनस जेब में रख लिया। यह उसकी कमाई का एक छोटा हिस्सा भी नहीं था। चाचा ने सोचा वो बेवकूफ है जो हमेशा सस्ती मजदूरी करेगा, पर वो नहीं जानते थे कि अहाई ने उसी पैसे से ठीक सामने वाला बड़ा कोल्ड स्टोरेज किराए पर ले लिया था। चाचा का चेहरा पीला पड़ते देख अहाई ने साफ कह दिया कि अब से उनके रास्ते अलग हैं। उस रात उसके चाचा ने अकेले बैठकर गुस्से में अपना कैलकुलेटर तोड़ दिया। हम आंकड़ों का सच देखते हैं। साल के 28,50,000 के लिए उन्होंने 365 दिन बिना थके शिफ्टों में काम किया था। वो लगातार सीफूड टैंकों की निगरानी करते थे, जिससे कुल टर्नओवर 50 लाख से ऊपर पहुंच गया और शुद्ध मुनाफा लगभग 29 लाख था। चाचा 28,50,000 की बात पर अड्डे रहे और अहाई को याद दिलाया कि दुकान और सारा शुरुआती निवेश उनका था। उन्होंने रेस्टोरेंट के संपर्कों का श्रेय भी खुद ले लिया और अहाई से कहा कि वह सिर्फ एक मामूली मजदूर है। चाचा ने अहाई को उसे इस तरह न देखने को कहा और दलील दी कि एक आम मजदूर महीने के ज्यादा से ज्यादा 10,000 ही कमा पाता। खाने, रहने और बीमा के बाद यह 1,20,000 रुपए शुद्ध मुनाफा है। सच कहूँ तो अहाई ने खुद ही पूरा हिसाब लगा लिया था। उसने हर खरीद, नुकसान और वसूली खुद संभाली थी। यहाँ तक कि टूटे हुए रेफ्रिजरेटर की मरम्मत में भी 30,000 रुपए अपनी जेब से खर्च किए थे। चाचा वैसे तो पूंजी के मामले में सही थे, लेकिन वो ये मानने को तैयार नहीं थे कि 27,30,000 में से कितना पैसा अहाई के खून पसीने की कमाई थी। अहाई ने बस हामी भर दी, जबकि चाचा शायद थोड़े गिल्ट में आ गए और बोले कि ज्यादा मत सोचो। उन्होंने बताया कि बंदरगाह पर बढ़िया लॉबस्टर आने वाले हैं और वहाँ जल्दी पहुँचना है। अहाई उस रात पैसे जेब में लिए घर नहीं गया। उसे डर था कि माँ पूछेगी चाचा के साथ कितनी कमाई हुई और हिस्सा कैसे बंटा। उसके पास सच बताने का कोई रास्ता नहीं था। यह रोजाना सिर्फ 328 युआन था। शुरुआत में चाचा ने आधा आधा बांटने का वादा किया था, परिवार की तरह आधा आधा हिस्सा। उन्होंने कहा था कि अगर वो खाएंगे तो अहाई भी खाएगा। नए साल से पहले आधा हिस्सा था, पर नए साल के बाद सिर्फ मजदूरी रह गई। अहाई उस आंकड़े को देखता रहा देर तक, ये समझते हुए कि उसके जीवन के एक साल की कीमत चाचा ने इतनी ही लगाई थी। अगर दुकान चाचा की थी तो कोई बात नहीं। उसने उसी वक्त अपना खुद का कुछ करने का फैसला किया और मार्केट मैनेजर को फोन लगाया। ठीक सामने 500 वर्ग मीटर की जगह खाली थी। एक बढ़िया कोल्ड स्टोरेज के लिए किराया और डिपॉजिट मिलाकर कम से कम 1,20,000 रुपए चाहिए थे और उसने साल भर स्थानीय खुदरा व्यापारियों से अच्छे रिश्ते बनाए थे। अगर वह 3 दिन में एग्रीमेंट कर लेता तो नए साल से पहले अपनी दुकान शुरू कर पाता। जैसे ही उसने पैसे हाथ में लिए, अहाई जान गया कि उसकी किस्मत अब दूसरों के हाथ में नहीं है। सुबह के 4 बजे नए साल के दिन बंदरगाह पर हाड़ कंपाने वाली ठंड थी, लेकिन वह हमेशा से 2 घंटे पहले पहुंच गया। जैसे ही नाव आकर रुकी, वह तुरंत कप्तान के पास गया। उसने ओल्ड जॉन से कहा कि उसे प्रीमियम लॉबस्टर का पूरा लॉट चाहिए, वह भी तुरंत कैश पेमेंट पर। कप्तान हिचकिचाया और बोला कि अहाई के चाचा का फोन आया था। अहाई ने पैसों की गड्डी निकाली और कहा कि अब वो खुद के लिए काम कर रहा है। वह बाजार भाव से 5% ज्यादा देगा और सारा माल खुद लोड करवाएगा। उसने वादा किया कि कप्तान को 1 मिनट भी इंतजार नहीं करना पड़ेगा। ओलजांग कुछ सेकंड चुप रहे और फिर सिर हिलाकर मान गए। दोनों में बात तय हो गई। जब तक चाचा बंदरगाह पहुंचे, प्रीमियम लॉबस्टर का वह लॉट अहाई के कोल्ड चेन ट्रक में लोड हो चुका था। खाली बंदरगाह पर खड़े चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उन्होंने चिल्लाकर पूछा कि अहाई ये क्या कर रहा है। अहाई ने बस ट्रक का दरवाजा बंद किया और चाचा को याद दिलाया कि उनके रास्ते अलग हो चुके हैं। नए साल की अच्छी शुरुआत के लिए ये जरूरी था। जाते जाते शीशे में चाचा छोटे दिखने लगे। रियर व्यू मिरर में उसने अपने बीच के सारे रिश्ते खत्म होते देखे। वह लॉबस्टर अपने कोल्ड स्टोरेज ले गया और रात भर जाकर उनकी छंटनी की। क्वालिटी बेहतरीन थी। हर लॉबस्टर 1.5 पाउंड से ज्यादा का था और मांस से भरा था। उनके एंटीना बिल्कुल सुरक्षित थे। उसने साइज के हिसाब से उन्हें अलग क्रेट्स में रखा। उन्हें ताजा रखने के लिए बर्फ के पानी का इस्तेमाल किया, जिससे एक भी नुकसान न हो। सुबह 5 बजे उसने बाजार के सभी खुदरा विक्रेताओं को मैसेज भेजा। आधे घंटे के भीतर दर्जनों लोग कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर जमा हो गए। ये वही संपर्क थे जिन्हें उसने पिछले साल अपनी मेहनत से बनाया था। उसने मुश्किल वक्त में कई लोगों की मदद की थी और उन्हें वे एहसान अच्छे से याद थे। माल देखने के बाद दुकानदारों ने ऑर्डर देना शुरू कर दिया। उसने बिना कोई अतिरिक्त दाम लगाए या जमाखोरी के बाजार के तय दाम पर माल बेचा। सिर्फ 2 घंटे में सारा लॉबस्टर बिक गया। उसने 43,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया और अपनी पहली पूंजी वसूल कर ली। हाइगी एक्वाटिक कोल्ड स्टोरेज अब आधिकारिक रूप से खुल चुका था। सुबह 10 बजे उसके चाचा का फोन आया, लेकिन अहाई ने जवाब नहीं दिया। जल्द ही बाजार में अफवाह फैल गई कि अहाई ने अलग होकर अपनी दुकान खोल ली है। चाचा ने मुनादी करवा दी कि जो भी अहाई के साथ व्यापार करने की हिम्मत करेगा, उसे कभी उनके यहाँ से माल नहीं मिलेगा।
लोग सोचने लगे कि अपने चाचा से दुश्मनी लेकर अहाई कैसे टिक पाएगा। दोपहर तक खुदरा व्यापारी एक एक करके फोन करने लगे और पारिवारिक आपातकाल का बहाना बनाकर अपने आने वाले ऑर्डर रद्द करने लगे। अहाई पूरी बात समझ गया और उसने बिना कुछ कहे चुपचाप उनके एडवांस पैसे वापस कर दिए। दोपहर 3 बजे उसके चाचा बाजार के कई पुराने दुकानदारों के साथ वहां आ पहुंचे और कोल्ड स्टोरेज का रास्ता रोक लिया। उन्होंने सीधे अहाई के चेहरे पर उंगली उठाई, उसे एहसान फरामोश आस्तीन का सांप कहा और चिल्लाए कि वह उसे गांव से लाया था, धंधा सिखाया और उसने धोखा दिया। जब भीड़ तमाशा देखने जुटी तो अहाई ने उस 1,20,000 रुपए के लिए कोई बहस नहीं की। उसने बड़े शांत मन से बस इतना पूछा कि चाचा आखिर चाहते क्या हैं। इस सवाल से घबराकर चाचा ने आखिरकार धमकी दी कि बाजार में कोई नाव कप्तान या बड़ा ग्राहक उसके साथ धंधा करने की हिम्मत नहीं करेगा। उसने अहाई से बर्बादी का इंतजार करने को कहा और मुड़कर जाने लगा। बाकी दुकानदार उनके पीछे चमचों की तरह चल दिए। भीड़ धीरे धीरे छंट गई, पर कानाफूसी का दौर हवा में गूंजता रहा। अहाई कोल्ड स्टोरेज के गेट पर खड़ा होकर उन्हें जाते देखता रहा। उनकी जाती हुई पीठ को उसने बिना किसी परवाह के देखा। इस बाजार में साल भर की घिसाई के बाद वह हर नाव की टाइमिंग और बंदरगाह की रफ्तार जानता था। वह छोटे दुकानदारों की जरूरतें बखूबी समझता था। चाचा को लगा कि उन्होंने उसकी जीवन रेखा काट दी, लेकिन वे वफादारी की ताकत नहीं जानते थे। सच्चे रिश्ते मेहनत से बनते हैं, धमकियों से नहीं। उसी रात उसने अपना बोर्ड टांग दिया। आईजी एक्वाटिक होलसेल के 5 बड़े अक्षर सबको दिख रहे थे। ये चाचा की दुकान के ठीक सामने था, जो रात की रोशनी में चमक रहा था। उसने गेट पर नौकरी का बोर्ड भी लगा दिया। उसे 12,000 रुपए महीने पर छंटनी करने वाला चाहिए था, जिसमें रहना, खाना और बीमा शामिल था। अच्छा काम करने पर बोनस का वादा भी था। अगली सुबह शाओलिन नाम का एक लड़का आया। वह गांव से नया आया था और उसकी आंखों में तरक्की करने की भूख थी। अहाई ने उसके खुरदरे हाथों को देखकर उसकी मेहनत को पहचाना। उसने उसे तुरंत नौकरी पर रख लिया और कहा कि इसी दोपहर से काम शुरू कर दे। शाओलिन के जाने के बाद अहाई कोल्ड स्टोरेज में इन्वेंट्री चेक करने लगा। रेफ्रिजरेटर की तेज आवाज आ रही थी और तापमान -5 डिग्री पर स्थिर था। उसने सामने चाचा की जगमगाती दुकान को देखा, जहां काफी भीड़ थी। अभी तो सब ठीक लग रहा था, पर अहाई जानता था कि उसके बिना वे पुराने कूलिंग यूनिट ज्यादा दिन नहीं चलेंगे। पिछली गर्मियों की भयंकर गर्मी में तीसरी मशीन लगभग खराब हो गई थी। तब अहाई ने ही रात भर जागकर कंप्रेसर ठीक किया था। चाचा को इसकी कोई समझ नहीं थी, वे बस मुनाफे का हिसाब जानते थे। अहाई ने फोन निकालकर अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट देखी। इसमें दर्जनों बाहरी बंदरगाहों के कप्तानों के नंबर थे। ये वो संपर्क थे जो उसने साल भर बाहर घूमकर खुद अपने दम पर बनाए थे। चाचा को लगा कि स्थानीय सप्लाई रोककर वे उसे भूखा मार देंगे, पर वे भूल गए कि समुद्र बहुत बड़ा है और बंदरगाह भी कई हैं। रात होने पर अहाई ने शटर नीचे गिरा दिया और ताला लगा दिया। रात के 3 बजे उसे 200 किलोमीटर दूर नैनगैंग पियर जाना था, जहां एक कप्तान ने ताजा डोंगशिन ग्रुपर देने का वादा किया था। उसके धंधे के तीसरे दिन उसकी माँ आई। वे हाथ में थर्मस लिए गेट पर खड़ी थीं। उनके बाल नए साल के मुकाबले और सफेद लग रहे थे। वह शाओलिन के साथ स्टॉक गिनने में व्यस्त था। उन्हें देखकर वो भावुक बहीखाता सीधे उसके हाथों से छूट गया। उसकी माँ पहले तो कुछ नहीं बोली, बस चुपचाप मेज पर थर्मस रख दिया। अंदर उसका पसंदीदा पोर्क रिब सूप था। उसने 500 वर्ग मीटर की उस जगह को ध्यान से देखा और दीवार पर लटके हाइजीन एक्वाटिक के बोर्ड को भी। सच कहूं तो यह सब समझना आसान नहीं था। उसने शाओलिन को काम पर भेजा और माँ के लिए कुर्सी खींची। वह काफी देर तक चुपचाप बैठी रही। फिर आखिरकार उन्होंने पूछा कि क्या चाचा के साथ हुआ झगड़ा सच था। अहाई ने सिर हिलाया। माँ ने आह भरते हुए बताया कि कल चाचा घर आए थे और 2 घंटे तक रोते रोते शिकायतें करते रहे। उन्होंने अहाई को नमकहराम कहा था। उन्होंने दावा किया कि साल भर मेहनत से अहाई को सिखाया, लेकिन उसने उनका धंधा और माल ही छीन लिया। उन्होंने रोते हुए कहा कि अहाई उन्हें बर्बाद कर रहा है। तब माँ ने आने की असली वजह बताई। चाचा चाहते थे कि माँ उसे यह सब छोड़ने के लिए मनाए। वह चाहते थे कि अहाई ये कोल्ड स्टोरेज बेचकर वापस उनके पास काम पर आ जाए और साल के 2 लाख देने का वादा भी किया। अहाई ने बहस नहीं की, बल्कि दराज की तरफ हाथ बढ़ाया और माँ को एक फाइल थमा दी, जिसमें उसके पिछले साल के काम का पूरा हिसाब था। उसके अंदर हर एक खरीद का ऑर्डर, मरम्मत का बिल और अटके हुए पैसों के लिए किए गए हर एक फोन कॉल का रिकॉर्ड मौजूद था। उसमें रेफ्रिजरेशन यूनिट्स के रखरखाव की भी रिपोर्ट थी, जिसमें खास बातें लाल रंग से मार्क थीं। पिछले जुलाई जब तीसरा कंप्रेसर खराब हुआ तो उसने लगातार 36 घंटे काम करके उसे ठीक किया, जबकि उसके चाचा इसी कमरे में बैठकर माजोंग खेल रहे थे। सितंबर में एक रेस्टोरेंट पर उनका उधार था। अहाई ने आधा महीना भाग दौड़ करके वे 1,50,000 क्रेडिट वसूल किए, लेकिन चाचा ने कहा कि ये तो बस उसका फर्ज था। नवंबर में रात के 2 बजे एक खेप आई। उसने अकेले ही 3 टन सीफूड उतारा, जिससे महीने भर उसकी पीठ में दर्द रहा। वहीं चाचा अगले दिन सिर्फ हिसाब देखने पहुंचे। जब उसकी माँ ने उन कागजात को पलटना शुरू किया तो उनके हाथ कांपने लगे। उसने बताया कि कागज पर भले ही दोनों बराबर काम करते थे, लेकिन हकीकत कुछ और थी। उसने कुल 50 लाख की कमाई में से 80% काम अकेले किया था
और लगभग 30 लाख के शुद्ध मुनाफे में से चाचा ने उसे कुछ नहीं दिया। उसने बताया कि इस सारी मेहनत के बदले उसे सिर्फ 20,000 मिले थे। माँ की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने फाइल बंद की और उठ खड़ी हुई। बिना एक शब्द कहे वो मुड़ी और चली गईं। वो अच्छी तरह जानता था कि वह कहाँ जा रही हैं। शाम के 4 बजे बाजार में बहस की आवाज गूंजी। चाचा की दुकान के सामने खड़े होकर उन्होंने सबके सामने उनसे सवाल किया कि उस मामूली रकम के बदले अहाई ने कितना काम किया था। उन्होंने पूछा कि उसने उन 12,000 क्रेडिट का हिसाब कैसे लगाया। चाचा पहले तो अवाक रह गए, फिर चिल्लाए कि अहाई नमकहराम है। उन्होंने दावा किया कि दुकान और पूंजी उनकी थी, इसलिए अहाई को ज्यादा मांगने का कोई हक नहीं था। उसकी माँ जोर से ठंडी हंसी हंसी। उन्होंने याद दिलाया कि जब उन्होंने धंधा शुरू किया था तो शुरुआती पूंजी में से 5,000 उन्होंने ही उधार दिए थे, ऐसा कर्ज जिसे वो शायद भूल चुके थे। उन्होंने पूछा कि साल भर काम करने वाले अपने ही भतीजे को इतनी कम मजदूरी देते हुए उन्हें शर्म नहीं आई। चाचा का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। वह बहस करना चाहते थे पर शब्द नहीं निकले। उसकी माँ वापस जाने के लिए मुड़ी। अहाई के कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर कुछ पल के लिए रुकी। उनकी आंखों में कोई शिकायत नहीं थी, बस दर्द और एक खामोश सहमति थी। उन्होंने बस इतना कहा कि मेहनत से काम करो, वही काफी है। उसी शाम शाओलिन ने औपचारिक रूप से अपना काम शुरू कर दिया। हम उसे शाओलिन को माल की जांच करना और सी फूड की ताजगी परखना सिखाते हुए देखते हैं। वह मन लगाकर सीख रही थी, नोट्स बना रही थी और सवाल पूछ रही थी। उसे देखकर उसे ठीक 1 साल पहले का अपना बीता कल याद आ गया। तब उसे सचमुच लगता था कि अगर वह जी तोड़ मेहनत करेगा तो उसके चाचा उसके साथ इंसाफ करेंगे। सच कहूं तो वो कितना नादान था, लेकिन अब वो समझ चुका था कि इस दुनिया में सिर्फ अपना खुद का काम ही भरोसेमंद होता है। रात के 11 बजे चाचा की दुकान की लाइटें अब भी जल रही थीं। शीशे के पार हम चाचा को अकेले बैठे बही खाते को शून्य में ताकते हुए देखते हैं। उनके पास रखी रेफ्रिजरेशन यूनिट से अजीब आवाज आने लगी। डिस्प्ले पर तापमान हिल रहा था, साफ तौर पर अस्थिर। अहाई ने ध्यान नहीं दिया और अपने कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा लॉक कर दिया। उसे कल एक और खेप लेनी थी और वह कोई देरी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन काम के 5वें दिन उसकी सप्लाई चेन अचानक टूट गई। वह रोज की तरह सुबह 4 बजे घाट पर पहुंचा, बूढ़े जांग की नाव पहले ही। लेकिन जब कप्तान ने उसे देखा तो उसने बस अपना सिर हिला दिया। ओल्ड जॉन ने माफी मांगते हुए बताया कि चाचा ने बाजार भाव से 20% ज्यादा दाम देकर पूरा माल खरीद लिया है। मैं दंग रह गया। वह दूसरे नाव कप्तानों को खोजने निकला, लेकिन हर जगह पूछताछ के बाद जवाब एक ही मिला। उसके चाचा ने 3 अन्य बड़े दुकानदारों के साथ मिलकर एक गठबंधन बना लिया था। चाचा ने स्थानीय घाट की सप्लाई पर कब्जा कर लिया था और सबसे ज्यादा बोली लगाकर 20% अधिक दाम दे रहे थे, सिर्फ उसे नीचा दिखाने के लिए। ये उसे पूरी तरह बर्बाद करने की साफ कोशिश थी। खाली घाट पर खड़े होकर हम अहाई को सी फूड से लदी नावों को जाते हुए देखते हैं। हाथ की सिगरेट जलकर फिल्टर तक पहुंच गई थी। जब वो कोल्ड स्टोरेज लौटा तो शाओलिन ने पहले से ही इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर चिंता साफ दिख रही थी। उसे खाली हाथ लौटते देख वो घबरा गई, लेकिन उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा। वह बस मैं अभी हार मानने का जोखिम नहीं उठा सकता। तभी उसे 2 महीने पहले नए दक्षिणी घाट पर मिला एक नाव कप्तान चुन याद आया, जिससे वह पुराना स्टॉक खाली करते समय मिला था। उस समय चुन का माल अटका हुआ था। गुणवत्ता अच्छी थी पर आकार छोटा था, इसीलिए स्थानीय थोक विक्रेताओं ने उसे मना कर दिया। अहाई ने बाजार का विश्लेषण कर खुदरा बिक्री के दाम घटाने की सलाह दी। 3 दिन में सारा माल बिक गया। जाने से पहले ओल्ड चुन ने अहाई से कहा था कि जरूरत पड़ने पर फोन करना। अब अहाई ने नंबर डायल किया और लंबी घंटी जाने का इंतजार किया। ओल्ड चिन ने आखिरकार फोन उठाया। उसकी आवाज में गहरी नींद साफ थी। अहाई सीधे मुद्दे पर आया और पूछा कि क्या कोई स्टॉक उपलब्ध है जिसका भुगतान वह तुरंत नकद में करेगा। ओल्ड चिन कुछ सेकंड के लिए शांत हो गया, फिर पूछा कि क्या कुछ हुआ है। अहाई ने अपने चाचा की इस घेराबंदी की सच्चाई नहीं छिपाई। कहानी सुनकर ओल्ड चिन ने चाचा की हरकत को बेहद शर्मनाक बताया। उसने अहाई से इंतजार करने को कहा और फोन रख दिया। तब तक सूरज निकल चुका था। घर जाकर सोने के बजाय वह बिना एक पल रुके सीधे दक्षिणी घाट की ओर गाड़ी भगाने लगा। जब वह वहां पहुंचा तो सुबह के 10 बज रहे थे। ओल्डचुन ताजे अनलोड किए गए सीफूड से भरे ट्रक के पास खड़ा पहले से उसका इंतजार कर रहा था। ओल्डचुन उसे माल की जांच कराने ले गया। ये अभी अभी बंदरगाह पर आई ग्रुपर और हेयरी क्रैब्स की ताजी खेप थी। उनका आकार बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन उनकी ताजगी बेमिसाल थी। लाल सुर्ख गलफड़े और हिलते डुलते पैर देख अहाई ने तुरंत फैसला लिया। उसने एक ही बार में सारा का सारा स्टॉक खरीद लिया और तुरंत 1,80,000 क्रेडिट का भुगतान ट्रांसफर कर दिया। ओल्ड चिन ने अपना फोन देखा और अहाई का कंधा थपथ पाया। उसने अहाई से कहा कि उसमें दम है और उसके चाचा जैसे लोग आखिरकार एक दिन जरूर गिरेंगे। अब से अहाई को ही सबसे पहले माल चुनने का मौका मिलेगा। उन्होंने काफी देर तक बात की। ओल्ड चुन ने बताया कि दक्षिणी घाट नया नया विकसित हुआ है और कई स्थानीय थोक विक्रेताओं को तो इसके बारे में पता भी नहीं है। यहाँ सप्लाई पक्की थी और यहाँ के दाम उत्तर की तुलना में 10% कम थे। सबसे अच्छी बात यह थी कि यहाँ के कप्तान ईमानदार लोग थे। अहाई को आखिरकार राहत महसूस हुई। उसके चाचा को लगा था कि वह स्थानीय घाट रोककर उसका धंधा खत्म कर देगा, लेकिन समंदर बहुत बड़ा है।
यहाँ हमेशा एक से ज्यादा बंदरगाह होते हैं। जल्द ही हम उसे माल से लदा हुआ रेफ्रिजरेटेड ट्रक वापस बाजार की ओर चलाते हुए देखते हैं, जहाँ शाओलिन इंतजार कर रही थी। जब शाओलिन ने ट्रक देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। हम उन्हें काम करते, रात भर ग्रुपर और केकड़ों की खेप उतारते और छांटते देखते हैं। माल का आकार भले ही मध्यम था, लेकिन उसकी ताजगी बेमिसाल थी और दाम बाजार के औसत से कम थे। मैंने कुछ पुराने नियमित ग्राहकों को फोन किया। माल की जांच के बाद उन्होंने तुरंत ऑर्डर दे दिए। रात 10 बजे तक आधे से ज्यादा माल बिक चुका था, जिससे अच्छी खासी पूंजी लौट आई। हाथ में 15,000 क्रेडिट वापस आने के बाद उसने अगली सुबह फिर से दक्षिणी घाट की ओर रुख किया। इस बार ओल्ड चिन ने उसकी मुलाकात 2 और कप्तानों से कराई। ये लोग गहरे समुद्र के रूट पर जाते थे, जिसका मतलब था कि उनकी सप्लाई और भी पक्की थी। अहाई ने साझेदारी का वादा किया कि जब तक माल की गुणवत्ता अच्छी रहेगी वह बिना किसी देरी के तुरंत नकद भुगतान करेगा। तीनों कप्तानों ने आपस में सलाह की और आखिरकार मान गए। उनमें से एक कप्तान वोंग नाम के व्यक्ति ने कहा कि अहाई में इतनी कम उम्र में अकेले अपना रास्ता बनाने का गजब का हौसला है। समंदर पर जीने वाले लोगों के लिए साख ही सब कुछ होती है। उसने अहाई से कहा कि अगर वह ऐसे ही नकद भुगतान करता रहा तो उसे उनके सारे स्टॉक पर प्राथमिकता मिलेगी। सच कहूँ तो यह एक ऐसा प्रस्ताव था जिसे वो ठुकरा नहीं सकता था। जैसे ही उसने एक एक करके उनसे हाथ मिलाया, उसके दिल का बोझ आखिरकार हल्का हो गया। वापसी के रास्ते में उसे शाओलिन का फोन आया। उसने बताया कि उसके चाचा ने कोल्ड स्टोरेज के कई चक्कर लगाए हैं। उन्हें माल उतारते देख उनके चेहरे का रंग उड़ गया था। यहाँ तक कि कुछ खुदरा व्यापारी भी ये पूछने आए थे कि ये माल कहाँ से आया है और इसके दाम इतने कम क्यों हैं। अहाई ने फोन रख दिया और बाहर का नजारा देखने लगा। चाचा ने सोचा था कि दाम बढ़ाकर वे उसे बाहर का रास्ता दिखा देंगे। वे ये नहीं समझ पाए कि रास्ता जितना बंद होगा, अहाई की दुनिया उतनी ही बड़ी होगी। जब दक्षिणी घाट की सप्लाई पूरी तरह स्थिर हो जाएगी तो उसकी लागत 10% कम हो जाएगी, जिससे उसे सीधा और बड़ा प्राइस एडवांटेज मिलेगा। जब ऐसा होगा तब वह खुद फंसा हुआ महसूस नहीं करेगा। दक्षिणी सप्लाई पक्की होने से कोल्ड स्टोर का काम आखिरकार कारोबार पूरे हफ्ते चमकने लगा। वो हर सुबह ठीक 3 बजे दक्षिणी घाट से ताजा माल लेने निकलता और सुबह 10 बजे तक बाजार लौट आता, जिससे माल बेहद ताजा और दाम कम रहते थे। यह तरकीब काम कर गई क्योंकि खुदरा विक्रेताओं को मुनाफे का स्वाद मिल गया था। ऑर्डर्स की बाढ़ आने लगी। 10वें दिन बूढ़े शिन का फोन आया कि कुछ जरूरी बात करनी है। मैंने जरा भी संकोच नहीं किया और उसी दोपहर उनके पास पहुंच गया और मैं उन्हें घाट के एक फूड स्टॉल पर ले गया। कुछ खाने का ऑर्डर देने और 2 घूंट लगाने के बाद वह सीधे मुद्दे पर आ गए। उन्होंने हाई से कहा कि वह एक भरोसेमंद नौजवान है और वे एक एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट करना चाहते हैं। अहाई ने अपनी चॉपस्टिक्स नीचे रखी और ध्यान से सुनने लगा। ओल्ड चुन ने बताया कि फिलहाल दक्षिणी घाट से 5 नावें चलती हैं। उनके, वोंग और जियाओ के पास आधी सप्लाई का कंट्रोल था। उन्होंने समझाया कि कुछ समय तक उस पर नजर रखने के बाद उन्होंने पाया कि वह हमेशा नकद भुगतान करता था और काम का पक्का था। कप्तानों ने आपस में बात की थी और वे उसे प्राथमिकता देने को तैयार थे, बशर्ते वह हर हफ्ते कम से कम 2 लाख क्रेडिट के माल की गारंटी दे। बदले में वे दाम 5% और घटा देंगे। अहाई ने जोखिमों का हिसाब लगाया। इतना बड़ा स्टॉक खपाना एक भारी बोझ होता, लेकिन एक्सक्लूसिव सप्लाई राइट्स मिलने का मतलब था इस व्यापार की रग पर कब्जा करना। जहां उसके चाचा ने उसे रोकने के लिए स्थानीय घाटों पर दाम बढ़ा दिए थे, वहीं अहाई को दक्षिणी घाट पर सबसे कम दाम मिलते। यह फासला उसकी बढ़त को अकाट्य बना देता। उसने ओल्ड चुन की तरफ देखा, हाथ मिलाया और मौके पर ही 3 महीने का एग्रीमेंट साइन कर लिया। अहाई ने साप्ताहिक वॉल्यूम की गारंटी दी और उन्होंने स्थिरता और बेहतरीन दामों की। सौदा पक्का होने के बाद ओल्ड शिन ने एक और बात बताई। कोई अहाई के सोर्स का पता लगाने के लिए अपने संपर्कों का इस्तेमाल कर रहा था। वे सप्लाई लाइन हथियाने के लिए बड़ी रकम ऑफर कर रहे थे। ओल्ड शिन ने उसकी आंखों में देखा और कहा कि व्यापार में साखी सब कुछ है। चूंकि अहाई उनके प्रति ईमानदार था, वे उसे धोखा देने की सोच भी नहीं सकते थे। लेकिन उन्होंने उसे अपने चाचा से सावधान रहने की चेतावनी दी, जो सालों से इस बाजार में थे और उनके पास कई चालें थीं। अहाई ने चेतावनी याद रखते हुए सिर हिलाया। जब तक वह बाजार लौटा, रात के 9 बज चुके थे। शाओलिन अभी भी कोल्ड स्टोरेज में नया माल संभाल रही थी। वह तुरंत दौड़कर आई और बताया कि 3 और खुदरा व्यापारियों ने ऑर्डर दिए हैं और एक रेस्तरां मालिक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की बात करना चाहता है। अगली सुबह अहाई उस रेस्तरां में पहुंचा। उसका मालिक, जो 40 के दशक का एक मैनेजर था, शहर में 2 सफल आउटलेट चलाता था। वह हमेशा अहाई के चाचा से माल लेता था, लेकिन हाल ही में क्वालिटी काफी गिर गई थी और कुछ नहीं सुधरा था। अहाई ने उसे स्टॉक दिखाया। बॉस, ली ने बड़ी बारीकी से माल की जांच की। गलफड़ों के रंग से लेकर आंखों की चमक तक सब कुछ परखा। आखिरकार उन्होंने सिर हिलाया। उन्होंने माना कि क्वालिटी लाजवाब है, लेकिन पूछा कि क्या अहाई लगातार सप्लाई की गारंटी दे सकता है। जवाब में अहाई ने उन्हें दक्षिणी घाट का एग्रीमेंट दिखाया। इसे देख बॉस ली ने तुरंत फैसला लिया। अब से उनके दोनों रेस्तरां केवल अहाई से माल लेंगे, जो कुल मिलाकर 50,000 हफ्ते का था।
बॉसली को विदा करने के बाद अहाई कोल्ड स्टोरेज के गेट पर खड़ा होकर सिगरेट पीने लगा। सामने उसके चाचा के स्टॉल पर तीखी बहस हो रही थी। शीशे के पार फर्श पर मरी हुई मछलियों के क्रेट्स पड़े थे और एक गुस्साया ग्राहक मेज पर हाथ पटक रहा था। शाओलिन पास आई और फुसफुसाई कि चाचा के स्टॉल पर मछलियों के मरने की दर बहुत बढ़ गई है। यह इस बात का संकेत था कि कई रेफ्रिजरेशन यूनिट्स लगातार खराब हो रही थीं, जिससे तापमान बिगड़ने से काफी माल सड़ रहा था। अहाई कुछ नहीं बोला, बस सामने का तमाशा देखता रहा। वह उन खास रेफ्रिजरेशन यूनिट्स को अच्छी तरह जानता था। यूनिट नंबर 3 का कंप्रेसर पुराना हो चुका था और हर 4 घंटे में तापमान जांचना जरूरी था। यूनिट 2 के कंडेंसर में एक दरार थी जो गर्मियों के भारी लोड में आसानी से जवाब दे जाती। उसने इन सभी बारीकियों पर काबू पा लिया था। ये केवल उसकी देखभाल का नतीजा था कि पिछले साल मछलियों के मरने की दर 3% से कम थी। उसके बिना उसके चाचा का स्टॉल एक ऐसी मशीन की तरह था जिसके मुख्य पुर्जे गायब हों। ऊपर से ये चलती हुई लग रही थी पर हकीकत में ढहने लगी थी। उस शाम अहाई के कोल्ड स्टोरेज का दैनिक टर्नओवर पहली बार 1 लाख से ऊपर निकल गया। शाओलिन बेहद खुश थी। उसने उत्साह से बही खाता दिखाया और दावा किया कि इस महीने पक्का मुनाफा होगा। आंकड़ों को देखकर अहाई काफी शांत था। सच कहें तो 1 लाख रुपए उसके चाचा के लिए कुछ भी नहीं थे, जो अपने चरम पर रोजाना 3 लाख का माल बेचते थे। लेकिन अब चीजें बदल रही थीं। स्थिर सप्लाई और बड़े ग्राहकों के साथ अगला कदम चाचा के मार्केट शेयर को धीरे धीरे खत्म करना था। आधी रात हुई तो बगल की रेफ्रिजरेशन यूनिट से एक कर्कश आवाज आई और डिस्प्ले पर तापमान तेजी से बदलने लगा। उसने शटर नीचे गिराया और कोल्ड स्टोरेज में ताला लगा दिया। सुबह 3 बजे दक्षिणी घाट से किंग क्रैब्स की एक और खेप आने वाली थी। एक्सक्लूसिव सप्लाई एग्रीमेंट साइन करने के तीसरे हफ्ते तक कोल्ड स्टोरेज का दैनिक टर्नओवर 1,20,000 से ऊपर स्थिर हो चुका था। फिर एक दोपहर ओल्ड चुन का गंभीर आवाज में फोन आया। उसने बताया कि किसी ने अहाई से 20% अधिक कीमत पर दक्षिणी घाट की सप्लाई खरीदने की पेशकश की है। खरीदार चाचा का करीबी सहयोगी था। अहाई समझ गया कि उसके चाचा अब गंभीर हो रहे हैं। ओल्ड चुन ने अहाई से कहा कि कीमत वाकई लुभावनी है, लेकिन कप्तानों ने मिलकर फैसला किया है कि व्यापार साख पर ही चलता है। आखिरकार उन्होंने 3 महीने का एग्रीमेंट किया था। वे मनमर्जी से इसे बदल नहीं सकते। वह केवल अहाई को सचेत करने के लिए फोन कर रहा था कि उसके चाचा उसे तबाह करने के लिए पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। ओल्ड चुन को धन्यवाद देकर अहाई उसी रात गाड़ी चलाकर दक्षिणी घाट पहुंचा। उसने तीनों कप्तानों को डिनर पर बुलाया, पर खास बात यह थी कि उसने कभी प्राइस वॉर का जिक्र नहीं किया। इसके बजाय उन्होंने समुद्र के कठिन जीवन और बाजार के रुझानों पर बात की। ओल्ड वोंग ने जिक्र किया कि उनके बेटे की अगले साल की कॉलेज फीस कम पड़ रही है। अहाई ने तुरंत एडवांस के रूप में फीस भरने की पेशकश की, जिसे बाद में सप्लाई की लागत से धीरे धीरे काटा जा सकता था। जब जियाओ ने अपनी पत्नी के अस्पताल में भर्ती होने और पैसों की तंगी की बात कही तो अहाई ने तुरंत 50,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए। तीनों कप्तानों की आंखों में उसके लिए एक नया सम्मान साफ देखा जा सकता था। ओल्ड चुन ने अपना गिलास उठाया और कहा कि अहाई अपनी जुबान का पक्का है। उन्होंने वादा किया कि चाचा का ऑफर चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो, वे पीछे नहीं हटेंगे। गिलास टकराते हुए अहाई को आखिरकार सुकून मिला। वह देर रात बाजार लौटा और ऑफिस में बैठकर हिसाब किताब लगाने लगा। दक्षिणी घाट तो सुरक्षित था, पर चाचा इतनी आसानी से नहीं मानने वाले थे। जब वे कप्तानों को नहीं डिगा सके तो निश्चित ही कहीं और वॉर करेंगे और जल्द ही अफवाहें जंगल की आग की तरह बाजार में फैलने लगी। कुछ ने दावा किया कि उसका माल बिना सर्टिफिकेट के स्मगल किया गया है। वहीं कुछ फुसफुसाए कि उसका कोल्ड स्टोरेज नियमों के खिलाफ है और जल्द ही बंद होने वाला है। दावे भी किए गए कि कप्तानों के साथ उसके संबंध ठीक नहीं है। अफवाहें इतनी बारीक थीं कि ग्राहक फोन कर चिंता जताने लगे। वह घबराया नहीं, बल्कि उसने तुरंत क्वारंटाइन सर्टिफिकेट, लाइसेंस और एग्रीमेंट्स की तस्वीरें लीं और उन्हें रिटेल ग्रुप में डाल दिया, जिससे अफवाहें तुरंत दम तोड़ गईं। लेकिन उसके चाचा अभी शांत नहीं हुए थे। मार्केट मैनेजमेंट अचानक जांच के लिए आ धमका। उन्होंने दावा किया कि उन्हें घटिया कूलिंग सिस्टम की शिकायत मिली है और काम रोकने की मांग की। खुशकिस्मती से अहाई पूरी तरह तैयार था। खोलने से पहले ही उसने सुनिश्चित किया था कि हर उपकरण उच्चतम मानकों पर खरा उतरे। क्वारंटाइन, फायर सेफ्टी और एनवायरनमेंट परमिट सब दुरुस्त थे। इंस्पेक्टरों ने 2 घंटे छानबीन की पर कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। आखिरकार वे काफी शर्मिंदा होकर चले गए। डेक्स इंस्पेक्टरों ने 2 घंटे छानबीन की पर कोई कमी नहीं ढूंढ पाए। जाते समय शाओलिन ने फुसफुसाया कि किसी ने उसके चाचा को मैनेजमेंट ऑफिस में शिकायत दर्ज कराते देखा था। अहाई ने बस सिर हिलाया। उसे इन चालों का पहले से ही अंदाजा था। उस दोपहर उसका डेली टर्नओवर 1.5 लाख पार कर गया। आखिरकार चाचा के स्टॉल से आगे निकल गया। यह खबर बाजार में सनसनी की तरह फैल गई। हर कोई बात कर रहा था कि कैसे युवा अहाई ने सचमुच शीर्ष पर जगह बना ली है। शाम तक लेनदारों की भीड़ उसके चाचा के स्टॉल पर पैसे मांगने इकट्ठा हो गई। अहाई को रोकने के चक्कर में चाचा ने जरूरत से ज्यादा पैर पसार लिए थे।
वे महंगे दामों पर स्थानीय माल खरीद रहे थे और अन्य दुकानदारों के साथ मिलकर रेट बढ़ाने की साजिश कर रहे थे, जिससे उनका जुबन चेन खतरनाक रूप से फंस गया। मछलियों के मरने की ऊंची दर और ग्राहकों के भारी नुकसान से उनकी स्थिति बदतर होती जा रही थी। शाओलिन ने ताजा खबर साझा की। उसने बताया कि चाचा की नंबर 3 रेफ्रिजरेशन यूनिट फिर से खराब हो गई है, जिससे किंग क्रैब्स का पूरा क्रेट मर गया और 80,000 का नुकसान हुआ। मैं उस नंबर 3 मशीन को अच्छी तरह जानता था। पिछली गर्मियों में जब ये पहली बार खराब हुई थी तो उसने इसे ठीक करने के लिए लगातार 36 घंटे काम किया था। वो उस मशीन के हर हिस्से और नखरे को जानता था, पर अब ये उसकी जिम्मेदारी नहीं थी। उसी रात बॉस ली का फोन आया कि उनका एक दोस्त जो शहर में एक और रेस्तरां चेन का मालिक है, उनसे माल लेना चाहता है। यह सौदा हर हफ्ते कम से कम 70,000 का था। अहाई अगले दिन मिलने को तैयार हो गया। फिर कोल्ड स्टोरेज के पास खे उसने सामने लाइटें जलती देखी। उसका चाचा कांच के पीछे अकेला बैठा था, बिलों के ढेर से घिरा हुआ। उसके बाल सफेद और शरीर काफी बूढ़ा लग रहा था। मैंने नजरें घुमाई और ताला लगा दिया। कल उसे वाइल्ड येलो क्रोकर मछलियां प्रोसेस करनी थी। ग्राहकों ने पहले ही 2 लाख का प्री ऑर्डर कर दिया था। बाजार में फुसफुसाहट थी कि उसके चाचा की दुकान अब बंद होने वाली है। उन पुराने कूलिंग यूनिट्स के लगातार खराब होने से उसकी मछलियों की मौत का आंकड़ा 15% तक पहुंच गया था। स्वाभाविक रूप से कई पुराने ग्राहक अब आहाई के पास आ रहे थे। शाओलिन ने आखिरी शिपमेंट का काम निपटाया और खुशी से बताया कि इस महीने उनका मुनाफा 5 लाख के पार जा सकता है। नंबर देखकर वह काफी शांत था। अपने सुनहरे दिनों में उसके चाचा के लिए यह रकम मामूली थी, पर उसके लिए यह पहली बड़ी कामयाबी थी जो उसकी अपनी थी। देर रात घर जाने से पहले वह प्रतिद्वंदी की दुकान के पास से गुजरा। उसका चाचा अभी भी वहीं था, अनाड़ीपन से खुद नंबर 3 मशीन को ठीक करने की नाकाम कोशिश कर रहा था। उसे वायरिंग की कोई समझ नहीं थी। आहाई ने पल भर देखा, फिर चुपचाप आगे बढ़ गया। जब आहाई की दैनिक कमाई 1.5 लाख पर स्थिर हो गई तो उसके चाचा ने हताशा में प्राइस वॉर शुरू कर दी। खबर फैली कि चाचा नुकसान सहकर कीमतें 20% घटा रहा है। रिटेलर्स तुरंत वहां उमड़े। शाओलिन ने भागकर पूछा कि क्या हमें भी अपनी कीमतें घटानी चाहिए। आहाई समझ गया था कि चाचा उसे भी नीचे खींचना चाहता है ताकि या तो उसे नुकसान हो या ग्राहक चले जाएं, लेकिन उसने भौ भी भूल कर दी। आहाई की लागत 10% कम थी और उसकी सप्लाई अधिक स्थिर थी। सबसे बड़ी बात, उसे कीमतों पर लड़ने की जरूरत नहीं थी। उसने शाओलिन को डिलीवरी ट्रकों के लिए इंसुलेटेड बॉक्स और कूलिंग पर्दे खरीदने भेजा। वह प्रीमियम सर्विस शुरू कर रहा था। शाओलिन पूरी तरह समझ नहीं पाया कि सब कीमतें घटा रहे हैं तो हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। मैं बस मुस्कुराया। आखिरकार यह खेल हिम्मत का था। गतिरोध में ऊर्जा गंवाने के बजाय मैंने एक अलग रास्ता चुना। अगले 3 दिनों तक उसने कीमतें बिल्कुल नहीं घटाई। इसके बजाय उसका पूरा ध्यान सर्विस क्वालिटी पर था। गोदाम से माल निकलने से पहले वो खुद जांच करता ताकि खेप में एक भी मरी हुई मछली न हो। डिलीवरी का समय 30 मिनट के भीतर सटीक था। ग्राहक को माल बिल्कुल समय पर मिलता, जो कि हम जानते हैं बहुत दुर्लभ है। शुरू में कुछ खुदरा व्यापारी वास्तव में चाचा की कम कीमतों के लालच में चले गए, लेकिन जल्द ही मुश्किलें सामने आने लगीं। लागत घटाने के लिए उसके चाचा ने छोटे घाटों से सस्ता माल उठाना शुरू कर दिया, पर क्वालिटी खराब थी और लगातार बिगड़े कूलिंग यूनिट्स के कारण मछलियों के मरने का सिलसिला थमा नहीं। कई खुदरा व्यापारियों ने देखा कि भले ही बाहर से कीमतें 20% कम दिख रही थीं, लेकिन मरी हुई मछलियों के नुकसान को जोने पर वे घाटे में जा रहे थे। 5वें दिन तक वही रिटेलर आहाई के पास लौटने लगे। उन्होंने माना कि थोड़ी अधिक कीमत मायने नहीं रखती जब तक क्वालिटी स्थिर थी। उसने कुछ नहीं कहा, बस वही भरोसेमंद सेवा देता रहा। फिर बॉस ली का फोन आया। उनके दोस्त ने जांच के बाद अपना सारा सीफूड ऑर्डर आहाई को देने का फैसला किया था। यह शहर की सबसे बड़ी रेस्तरां चेन में से एक थी जिसका वीकली ऑर्डर कम से कम 1 लाख का था। बॉस ली ने बताया कि उनका दोस्त पहले चाचा की दुकान पर गया था, पर वहां का माल बेहद खराब था और मछलियां मर रही थीं। आहाई की कीमतें ज्यादा थीं, पर शून्य नुकसान और समय की पाबंदी ही रेस्तरां के लिए मायने रखती थी। आहाई ने बॉसली के दोस्त से मिलकर डील पक्की कर ली। अगले सप्ताह से वे 1 लाख के वीकली ऑर्डर सीधे उसके कोल्ड स्टोरेज से जाने वाले थे। जब वो बाजार लौटा तो शाम हो चुकी थी। चाचा की दुकान के बाहर वापस आए। माल के कई क्रेट्स जमा थे और खुदरा व्यापारी उनके साथ तीखी बहस कर रहे थे। चाचा का चेहरा लाल हो चुका था और उनकी आवाज बैठ गई थी। शाओलिन ने फुसफुसाकर बताया कि पिछले 2 दिनों में वापस आया माल बहुत ज्यादा था। अकेले हर जाने में ही उन्हें 1 लाख से अधिक का नुकसान हुआ था। अपने गोदाम के दरवाजे पर खड़े होकर आहाई ने सामने मचे हंगामे को देखा। प्राइस वॉर सिर्फ 10 दिनों से भी कम चली और दम तोड़ने लगी। चाचा की पूंजी पहले से ही तंग थी। घाटे में बेचकर हर्जाना भरना उनके बस के बाहर था। लेकिन सबसे बड़ा झटका वह सस्ता माल था जो उन्होंने कीमतें घटाने के लिए खरीदा था। इसने उनकी साख मिटा दी। पुराने ग्राहकों का भरोसा टूट गया था और वे आहाई की तरफ मुड़ रहे थे। उस रात उसके कोल्ड स्टोरेज की दैनिक कमाई 2 लाख पार कर गई। शाओलिन ने बहीखाता दिखाते हुए खुशी से कहा कि इस महीने का मुनाफा 8 लाख के ऊपर जा सकता है। आंकड़े देखकर आहाई को भीतर ही भीतर एक गहरी संतुष्टि मिली।
वो जानता था कि जंग कीमतें गिराने से नहीं, टिके रहने से जीती जाती है। चाचा को लगा कि कम दाम आहाई को बर्बाद कर देंगे, पर वे अनजान थे कि असली किला क्वालिटी और सर्विस की बुनियाद पर खड़ा होता है। देर रात दुकान की बत्तियां जल रही थीं। चाचा वहां अकेला बैठा था, बिना चुकाए बिलों और रिटर्न स्लिप्स के ढेर में दबा हुआ। सच कहूं तो यह मंजर बड़ा दर्दनाक था। तभी उसका फोन बज उठा। शायद कर्ज वसूलने वालों का फोन था। आहाई ने कोल्ड स्टोरेज का ताला लगाया और घर चल पा। कल ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर की खेप आनी थी। बॉस ली के दोस्त के रेस्तरां का यह पहला और बेहद खास ऑर्डर था। बाजार के गेट की तरफ जाते हुए उसने पीछे मुड़ कर देखा। रात के अंधेरे में चाचा की दुकान बेहद उजा लग रही थी। 10 साल पुराना साइन बोर्ड हवा में हल्के से चरमराते हुए हिल रहा था। बाजार में बातें होने लगी थीं। लोग कह रहे थे कि चाचा ने गलत दाम खेल दिया। आहाई को कुचलने के चक्कर में वे खुद दलदल में जा गिरे। कुछ लोगों का तो मानना था कि वे 1 महीना भी नहीं टिकेंगे। मैं इस गॉसिप में नहीं पा। उसने बस अपने काम पर ध्यान दिया। अगली सुबह ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर समय पर आ गए। हमने देखा कि उसने खुद हर क्रेट की बारीकी से जांच की ताकि सॉर्टिंग और डिलीवरी पूरे तालमेल से हो। जब बॉसली के दोस्त को माल मिला तो वे इतने खुश हुए कि उन्होंने तुरंत 50,000 का एक और ऑर्डर थमा दिया। प्राइस वॉर अब पूरी तरह खत्म थी। 3 दिन बाद बाजार में बड़ी खबर आई। नामी जिंडिंग रेस्टोरेंट के मालिक बॉस जांग अपने बेटे की शादी की दावत दे रहे थे। 300 टेबल के सी फूड ऑर्डर वाला यह एक विशाल आयोजन था जिसकी जरूरत थी। जो भी ये डील पाता वह बाजार में अपनी साख मजबूत कर लेता। बॉस जांग का रेस्तरां 20 साल से टॉप पर था और लगभग तभी से वे अपना सारा सी फूड आहाई के चाचा से ले रहे थे। उनका रिश्ता अटूट माना जाता था। दावत शनिवार की थी जिसकी तैयारी 3 दिन पहले शुरू हुई। चाचा ने अपनी बची खुची सारी पूंजी दांव पर लगाकर इस डील के लिए वापसी के लिए हर घाट से माल जुटाया। लेकिन शुक्रवार दोपहर बाजार में तहलका मच गया। जिंडिंग रेस्टोरेंट में कुछ बई गम हो गई थी। शाओलिन हांफते हुए आया और बताया कि चाचा का भेजा माल एक आपदा था। आधे किंग क्रैब मरे हुए थे और लॉबस्टर ताजे नहीं थे। बॉस जांग गुस्से से लाल थे। उन्होंने तुरंत माल बदलने को कहा वरना कॉन्ट्रैक्ट रद्द करने की धमकी दी। आहाई दूर से ये सब देख रहा था। हम चाचा की दुकान पर भारी अफरा तफरी देखते हैं। वे पागलों की तरह नए माल के लिए फोन मिला रहे हैं। पर शुक्रवार की शाम है और दावत कल दोपहर ही है। बाहर से माल मंगाने का समय बिल्कुल नहीं है। ऊपर से उन्होंने पहले ऊंची बोली लगाकर स्थानीय घाटों को नाराज कर दिया था। अब कोई उन्हें माल नहीं बेचना चाहता। 6 बजे बॉस जांग खुद वहां पहुंचे। वे 50 साल के बेहद शालीन व्यक्ति हैं, पर आज उनका चेहरा तना हुआ था। दुकान के बाहर खड़े होकर वे चिल्लाए कि उन्होंने सालों भरोसा किया, पर 300 भाई प्रोफाइल टेबलों के मेहमानों के सामने वे इस गप को कैसे समझाएंगे। पसीने से भीगे चाचा बार बार माफी मांग रहे थे और माल जुटाने का वादा कर रहे थे। बॉस जांग ने साफ कह दिया कि अगर बेहतरीन माल आज रात 10 बजे तक नहीं मिला तो रिश्ता खत्म। होते समय उनकी नजर कोल्ड स्टोरेज के पास खचे आहाई पर पी। वे रुके, पास आए और पूछा कि क्या वही आहाई है। बिना समय गंवाए क्या 50 किंग क्रैब, 80 पाउंड ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और 100 पाउंड कोरल ग्रुपर का स्टॉक मिलेगा। सब जिंदा और टॉप क्वालिटी का होना चाहिए। क्या यह रात 10 बजे तक पहुंच सकता है? मैंने तुरंत मन में हिसाब लगाया। उसके पास उतना माल नहीं था, पर साउथ पियर के ओल्चन को अभी अभी नई खेप मिली थी जिसकी क्वालिटी वो जानता था। वहां से माल शहर और फिर जिंडिंग रेस्टोरेंट ले जाना मुश्किल था, पर नामुमकिन नहीं। उसने कहा कि वह कर देगा, पर पहले माल की जांच करनी होगी ताकि क्वालिटी सही रहे। बॉस जांग ने कुछ पल देखा और फिर सिर हिला दिया। आखिरकार उनके बेटे की शादी थी, कोई गलती की गुंजाइश नहीं थी। आहाई ने तुरंत ओलचन को फोन कर माल सुरक्षित करने को कहा, फिर शाओलिन को साथ लिया और रेफ्रिजरेटेड ट्रक साउथ पियर की ओर दौड़ा दिया। 7:30 बज चुके थे। वे पहुंचे। ओल्डचुन तैयार थे। हम देखते हैं कि आहाई खुद एक एक माल की जांच कर रहा है। उसने पक्का किया कि हर केकड़ा जिंदा और ताकतवर हो। जांच पूरी होते ही उन्होंने ट्रक पर माल लादा और वापस भागे शहर की ओर। रात 9 बजे बाजार लौटकर उसने और शाओलिन ने बारीकियों पर ध्यान देते हुए पूरी रात काम किया। 9:40 पर ट्रक लोड हो गया। वे ठीक 9:55 पर जिंडिंग रेस्टोरेंट पहुंचे। बॉस शॉन पहले से ही पीछे की रसोई में काफी परेशान दिख रहे थे। उन्होंने खुद माल की जांच की। किंग क्रैब पूरी तरह जिंदा थे और ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर एकदम ताजा थे। उनके एंटीना भी सुरक्षित थे और लेपर्ड कोरल ग्रुपर मछली भी उतनी ही शानदार थी। उसके रंग चमकदार और ताजगी लाजवाब थी। बॉस योंग ने उससे कहा कि उसने उन्हें बड़ी बर्बादी से बचा लिया, लेकिन आहाई ने बस इतना कहा कि ये तो रोज का काम है। बॉस ने उसे ध्यान से देखा और कहा, नौजवान, तुमने मुझ पर बड़ा एहसान किया है। बाद में मुझे तुमसे लंबी साझेदारी पर बात करनी है। मैंने सिर हिलाया। जब वह रात 11 बजे बाजार लौटा तो उसके चाचा की दुकान पर अब भी बत्ती जल रही थी। शीशे के पार हम चाचा को अकेले बैठे मरे हुए किंग क्रैब और लॉबस्टर्स के ढेर को घूरते देखते हैं। टेबल पर उनका फोन बंद पड़ा था। बॉस शॉन ने साफ तौर पर उनके फोन उठाना बंद कर दिए थे। शाओलिन ने कहा कि चाचा इस बार पूरी तरह बर्बाद हो गए हैं। जेनेडिंग रेस्टोरेंट का भरोसा उन्होंने हमेशा के लिए खो दिया था और इतनी बड़ी गलती के बाद वापसी का कोई रास्ता नहीं था। आहाई को अगले दिन दावत को शानदार बनाना ही था। शनिवार की सुबह वह रेस्टोरेंट जल्दी पहुंच गया। रसोई में भारी हलचल थी और हम देखते हैं कि आहाई खुद एक सी फूड डिश की तैयारी की निगरानी कर रहा है।
किंग क्रैब बेहतरीन तरीके से उबला था, लॉबस्टर साशिमी बेहद ताजा थी और ग्रुपर मछली एकदम नरम और मीठी थी। हॉल में बॉस योंग चेहरे पर संतुष्टि की मुस्कान लिए मेहमानों का स्वागत करते हुए बार बार रसोई की तरफ देख रहे थे। दोपहर को दावत आधिकारिक रूप से शुरू हुई। सभी 300 टेबल पर बैठे मेहमान सीफूड की तारीफें कर रहे थे। कई दूसरे बिजनेसमैन ने उनसे पूछा कि उन्हें इतना बेहतरीन माल कहां से मिला। उन्होंने गर्व से बताया कि बाजार के एक होनहार नौजवान ने इसकी सप्लाई की है। दोपहर 3 बजे बॉस जीन ने अहाई को अपने केबिन में बुलाया, चाय मंगवाई और राहत की सांस लेते हुए सिगरेट सुलगाई। उन्होंने माना कि अगर अहाई न होता तो आज उनकी साख मिट्टी में मिल जाती। फिर उन्होंने हाथ हिलाकर बात टालते हुए कहा कि चाचा के साथ उनका सफर अच्छा शुरू हुआ था, लेकिन हाल ही में माल की क्वालिटी एकदम गिर गई और वे घमंडी हो गए, गलतियां मानने से इनकार करते रहे और सिर्फ बहाने बनाते रहे। शादी की यह बर्बादी आखिरी तिनका साबित हुई। बॉस योंग ने उसकी तरफ देखा और ऐलान किया कि अब से उनके रेस्टोरेंट का सारा सीफूड सिर्फ अहाई से आएगा। 2 जगहों के लिए हर हफ्ते 2 लाख के माल की जरूरत थी। अहाई ने भरोसे के साथ लगातार सप्लाई का वादा किया। उसने भरोसा दिलाया कि क्वालिटी की गारंटी है, जो प्रोफेशनल कोल्ड चेन डिलीवरी सिस्टम से जुड़ी है, जिससे समय पर बिल्कुल ताजा माल मिलेगा। बॉस जांग ने मुस्कुराकर सिर हिलाया और उसे सोमवार को आने को कहा ताकि साझेदारी के औपचारिक समझौते पर दस्तखत हो सकें। इस सौदे से उसका दैनिक कारोबार 3 लाख से ऊपर स्थिर हो जाएगा, जो उसके चाचा के धंधे से कहीं ज्यादा था। उनके शिखर के दिनों में भी नहीं था। जब वो बाजार वापस जा रहा था तो दावत में आए कई अन्य व्यापारियों के फोन आने लगे जो माल की सप्लाई चाहते थे। उसने ध्यान से हर संपर्क दर्ज किया और मुलाकात का समय तय किया। इस बीच बाजार में अफवाहें फैलने लगीं कि अहाई बहुत तरक्की कर रहा है। रात 8 बजे हम उसे अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़े होकर चाचा की दुकान की तरफ देखते पाते हैं, जहां लाइटें अब भी जल रही थीं। अनपेक्षित बिलों के पहाड़ के सामने अकेले बैठे चाचा के अलावा वो जगह पूरी तरह खाली थी, जो उस शांत जगह में बहुत लाचार दिख रहे थे। वे तेजी से एक कैलकुलेटर के बटन दबा रहे थे। शाओलिन ने पास आकर फुसफुसाया कि सामने वाले की हालत बहुत खराब है। चर्चा थी कि चाचा आज बॉस शांग से रहम की भीख मांगने गए थे, लेकिन बॉस ने उन्हें अंदर तक नहीं आने दिया। कुछ लोगों का कहना था कि वे शादी के खराब हुए सारे माल के साथ फंस गए हैं और उन्हें कम से कम 3 लाख का नुकसान हुआ है। अहाई ने कुछ नहीं कहा, उसने बस एक सिगरेट सुलगा ली। वह जानता था कि चाचा इस बार वाकई खत्म हो चुके हैं। जिनेडिंग रेस्टोरेंट का जाना आखिरी झटका था। उनका पैसों का चक्र टूट गया था और कीमतों की जंग और भारी ब्याज के कर्ज के कारण वे अब और टिक नहीं सकते थे। बाजार के लोग आपस में कानाफूसी करने लगे कि चाचा की दुकान हफ्ता भर भी नहीं टिकेगी। यह एक कड़वी सच्चाई थी। अगले दिन अहाई उन रेस्टोरेंट मालिकों से मिलने गया जिनसे वो दावत में मिला था, जो बेहद ऊंचे स्तर वाले थे। वो उन्हें अपने स्टॉक दिखाने ले गया और साउथ पियर से माल मंगाने का तरीका समझाया। सच कहें तो उसके पेशेवर अंदाज को नजरअंदाज करना मुश्किल था। प्रभावित होकर कई मालिकों ने इरादा पत्र पर दस्तखत कर दिए, जिनमें जिंडिंग भी शामिल था। अब उसके पास 5 बड़े रेस्टोरेंट के साथ दीर्घकालिक अनुबंध थे। उसका साप्ताहिक व्यापार 4 लाख से ऊपर पहुंच गया था। शाओलिन खुशी से उछलते हुए चिल्लाया कि आखिर वे बड़े मुकाम पर पहुंच ही गए। अहाई ने शांति से उन समझौतों को देखा। 2 महीने से भी कम समय में उसने 1,20,000 युआन से शुरुआत कर यह मुकाम पाया था। उसने सिर्फ पैर नहीं जमाए थे, बल्कि बाजार के सबसे बेहतरीन ग्राहकों को अपने साथ जोड़ लिया था। यह वाकई एक बड़ी कामयाबी थी। उसी दोपहर वो ओल्ड चुन से सप्लाई बढ़ाने की बात करने साउथ पियर गया, जिन्होंने उसे भरोसा दिलाया कि इस मांग को पूरा करना कोई मुश्किल काम नहीं है। ओल्ड चुन ने बताया कि उनके पास 2 और नावें तैयार हैं ताकि लगातार सप्लाई मिलती रहे। जब अहाई बाजार लौटा तो शाम हो चुकी थी। हम चाचा की दुकान पर लेनदारों की भीड़ जुटी देखते हैं, जो ऊंची आवाज में अपने पैसे मांग रहे थे। चाचा बिखरे बालों और पीले पड़े चेहरे के साथ वहां खड़े थे, जैसे एक ही दिन में उनकी उम्र 10 साल बढ़ गई हो। शाओलिन ने फुसफुसाया कि हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। चाचा ने आज फिर बैंक से लोन लेने की कोशिश की, लेकिन बात नहीं बनी। अब उन पर 10 लाख से ज्यादा का कर्ज था, जिसे चुकाना नामुमकिन था। अहाई इन गपशप में नहीं पड़ा और चुपचाप कोल्ड स्टोरेज लौट आया ताकि काम कर सके। कल की शिपमेंट पहली प्राथमिकता थी, जिसे टाला नहीं जा सकता था। जिंडिंग के सौदे से उसका दैनिक कारोबार 3 लाख से ऊपर स्थिर हो चुका था, पर वह जानता था कि सिर्फ कुछ बड़े होटलों के भरोसे रहना काफी नहीं है। छोटे फुटकर विक्रेता ही इस बाजार की असली नींव थे। इस जगह पर पूरी तरह पकड़ बनाने के लिए उसे उन सबको साथ लाना होगा। उसी दोपहर उसने 1 दर्जन छोटे व्यापारियों को अपने दफ्तर बुलाया, जिनसे पिछले 6 महीनों में उसके अच्छे रिश्ते बने थे। कुछ की उसने आर्थिक मदद की थी, तो कुछ को माल खत्म होने पर सप्लाई दी थी। उसने उन्हें चाय पिलाई और सीधे मुद्दे पर आते हुए कहा कि इतने कड़े मुकाबले वाले बाजार में छोटे दुकानदारों का अकेले टिक पाना नामुमकिन है। उसका नजरिया अलग था। उसने अपने कोल्ड स्टोरेज के इर्द गिर्द एक सप्लाई और मार्केटिंग गठबंधन का प्रस्ताव रखा, जिसमें एक ही जगह से माल खरीदा जाए, दाम तय हो और डिलीवरी हो। वे सब साथ मिलकर मुनाफा बांटेंगे। व्यापारियों ने एक दूसरे को देखा और आखिरकार एक ने पूछा कि यह काम कैसे करेगा। यह सीधा था। पहला,
सारा माल उसके जरिए खरीदा जाएगा ताकि सबसे अच्छी क्वालिटी और दाम मिले। दूसरा, उसके कोल्ड चेन ट्रक डिलीवरी संभालेंगे जिससे नुकसान कम होगा। तीसरा, मुनाफा 30 और 70 के अनुपात में बंटेगा, जो हर लिहाज से एक बेहद निष्पक्ष सौदा था। एक रिटेलर वोंग ने माना कि विचार तो अच्छा है, पर उसे डर था कि कहीं अहाई अपनी ताकत का फायदा उठाकर उन्हें बाहर न कर दे। अहाई ने शांत रहकर भाई वोंग को याद दिलाया कि उन्होंने लंबे समय तक साथ काम किया है और वे उसका स्वभाव जानते हैं। इसके अलावा अगर वह उन्हें कुचलना चाहता तो अभी कर सकता था। वह ऐसा गठबंधन चाहता था जहां सब कमाएं, कोई एकाधिकार नहीं। तभी एक और व्यापारी ने चाचा की बात उठाई कि वे भले ही मुश्किल में हो, पर दशक भर से बाजार में रहने के कारण उनके संपर्क गहरे हैं। उन्हें अहाई का साथ देने पर बदले की कार्रवाई का डर था, पर अहाई ने समझाया कि चाचा खुद को ही नहीं बचा पा रहे, वे उनका क्या बिगाड़ेंगे। धंधे में ताकत मायने रखती है, सिर्फ पुराने संपर्क नहीं। रिटेलर शांत हो गए और हकीकत को तौलने लगे। थोड़ी देर बात करने के बाद आखिरकार सबने सहमति में सिर हिलाया। उन्होंने अहाई से कहा कि वह एक भरोसेमंद इंसान है और वे उस पर विश्वास करने को तैयार हैं। उसी शाम 13 रिटेलर्स के साथ एक गठबंधन समझौता हुआ। अगले हफ्ते से उनकी सारी खरीदारी अहाई के जरिए होनी थी और डिलीवरी के लिए उसके कोल्ड चेन ट्रकों का इस्तेमाल होना था। उसने स्थिर आपूर्ति, अच्छे दाम और हर हाल में ताजा माल का वादा किया। शाओलिन ने खुशी से कहा कि उन्होंने बाजार पर कब्जा कर लिया है। जब यह गठबंधन काम करना शुरू करेगा तो बाजार की अधिकतर खरीद बिक्री पर अहाई का नियंत्रण हो जाएगा। इससे चाचा का धंधा और भी सिमट जाएगा और उनकी मुश्किलें काफी बढ़ जाएंगी। जैसे ही इस गठबंधन की आधिकारिक तौर पर शुरुआत हुई, साउथ पियर से भारी मात्रा में माल मंगाया गया। इसे सदस्यों में बांटा गया और डिलीवरी गाड़ियां बिल्कुल समय पर पहुंची। हर खेप इतनी ताजा थी कि उसमें एक भी मछली मरी हुई नहीं थी। माल देखकर सबने तारीफ की और माना कि अहाई के साथ काम करना एकदम अलग स्तर की बात है। पूरे बाजार में हवा की तरह खबर फैल गई कि 1 दर्जन से ज्यादा रिटेलर्स के जुड़ने से अहाई एक दिग्गज बन चुका है। एक दूसरे के सहयोग से धंधा तेजी से बढ़ने लगा। जब चाचा ने एक खबर सुनी तो उनका चेहरा उतर गया। उनका मार्केट शेयर पहले ही लगभग खत्म हो चुका था और अब हालात और भी बदतर नजर आ रहे थे। छोटे दुकानदारों को अपने साथ जोड़कर अहाई ने बूढ़े चाचा की सारी प्रतिस्पर्धी क्षमता छीन ली थी। शाओलिन ने बताया कि चाचा ने आज उनसे संपर्क करने की कोशिश की थी। उन्होंने कुछ दुकानदारों से बात की ताकि उन्हें वापस ला सकें, लेकिन किसी ने उनकी नहीं सुनी। कुछ ने तो उनके मुंह पर ही मना कर दिया। उन्होंने कहा कि अहाई लगातार माल और सही दाम देता है तो वे वापस क्यों जाएं। अहाई खामोशी से अपना काम करता रहा। उसी दोपहर एक फोन आया। ओल्ड शॉन का फोन था। उसने बताया कि साउथ पियर पर 2 और नावें आ चुकी हैं, जिससे सप्लाई काफी बढ़ गई है। उसने पूछा कि क्या अहाई ज्यादा माल ले सकता है, क्योंकि उन्हें फालतू स्टॉक निकालने के लिए कोई चाहिए था। अहाई तुरंत राजी हो गया, बिना किसी झिझक के। गठबंधन बनने से बिक्री का रास्ता पूरी तरह खुल चुका था। वह कितना भी माल बेच सकता था। फोन रखने के बाद वह कोल्ड स्टोरेज के पास खड़ा होकर अपने चाचा की दुकान की तरफ देखने लगा। वह बुजुर्ग व्यक्ति एक लेनदार के साथ तीखी बहस कर रहा था। लेनदार ने सीधे उनके चेहरे पर उंगली उठाते हुए चिल्लाकर कहा कि बिना बहानों के कर्ज चुकाना होगा। शर्म के मारे चाचा का चेहरा लाल हो गया और वे सफाई देने लगे। वे पैसों के लिए कुछ दिनों की मोहलत मांग रहे थे, लेकिन लेनदार ने एक न सुनी और कोर्ट जाने की धमकी दी। शाओलिन ने पास आकर फुसफुसाया कि चाचा अब और भी बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। माना जा रहा था कि उनका कर्ज 15 लाख से ऊपर जा चुका है। अगर वे अपनी दुकान भी गिरवी रख दें तो भी वह पूरा नहीं होगा। वे सचमुच बर्बादी की कगार पर थे। हम अहाई को कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा देखते हैं, जहाँ से वह बाजार को देख रहा था। बाजार रोशनी से नहाया हुआ और लोगों से गुलजार था। चारों तरफ समृद्धि की रौनक थी। इसके विपरीत सामने चाचा की दुकान बेहद सुनसान और उदास नजर आ रही थी। शाओलिन ने कहा कि बाजार में हर कोई बातें कर रहा है। वे कह रहे हैं कि अहाई अब इस बाजार का असली मालिक है और उसके चाचा का जमाना कब का बीत चुका है। अहाई ने कोई जवाब नहीं दिया। उसने बस कोल्ड स्टोरेज का दरवाजा बंद कर दिया। कल किंग क्रैब की एक खेप आ रही थी और गठबंधन के सदस्यों ने 5 लाख का प्री ऑर्डर पहले ही दे दिया था। यह बाजार अब उसी का था। इस गठबंधन को चलते हुए 2 हफ्ते हो चुके थे और सब कुछ काफी सुचारू रूप से चल रहा था। उसके कोल्ड स्टोरेज का दैनिक कारोबार 4 लाख से ऊपर स्थिर हो गया था, जिसने बाजार के 60% हिस्से पर कब्जा कर लिया था। फिर एक दोपहर जब वो सामान का मिलान कर रहा था, तब ओल्ड चिन का फोन आया। उसकी आवाज में घबराहट थी। मौसम विभाग ने तूफान की चेतावनी जारी की थी। 3 दिनों में एक भयंकर तूफान टकराने वाला था। समुद्र में सभी जहाजों को वापस लौटने के निर्देश थे। बंदरगाह पर लौटने को कहा गया था, यानी कम से कम 1 हफ्ते तक बाजार में ताजे सी फूड की सप्लाई बंद रहने वाली थी। दबाव महसूस करते हुए अहाई ने तुरंत ओल्ड चून से पूछा कि क्या वह और माल भेज सकता है। ओल्चिन ने कहा कि आज आखिरी मौका है, कल सारी नावें खड़ी हो जाएंगी। उसके पास अभी भी माल का एक आखिरी लॉट बचा था। उसने पूछा कि क्या अहाई को ये चाहिए। अहाई ने बिना सोचे सब ले लिया। फोन रखकर उसने शाओलिन को साथ लिया।
और साउथ पियर की तरफ गाड़ी दौड़ा दी। गाड़ी चलाते हुए वो अपना अगला कदम सोच रहा था। तूफान के दौरान बाजार में कमी से सी फूड की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। सच कहें तो ये एक बहुत बड़ा मौका था। अगर वह पर्याप्त स्टॉक जमा कर लेता तो अपने गठबंधन के लिए सप्लाई पक्की कर सकता था और बाजार को संभाल सकता था। शाम होते ही वे साउथ पियर पहुंचे। ओल्ड शुन और उसका दल माल उतार रहे थे। अहाय ने माल की जांच की और मौके पर ही पूरा $3 लाख का स्टॉक लेने का फैसला किया। उसने तुरंत पैसे ट्रांसफर कर दिए। ओल्ड चिन ने उसे चेतावनी दी कि यह तूफान बहुत खतरनाक है और उसे लंबी तैयारी रखनी होगी। उसका अनुमान था कि कम से कम एक हफ्ते बाजार में माल नहीं होगा। अहाई ने हामी भरी। वो जानता था कि क्या करना है। वो माल लेकर लौट आया। रात के 11 बज चुके थे जब वे लौटे और वे दोनों जुट गए माल को साफ करने और स्टोर करने के थका देने वाले काम में। उसने बैकअप पावर की भी जांच की ताकि तूफान के दौरान बिजली न जाए। अगली सुबह तक तूफान की खबर बाजार में जंगल की आग की तरह फैल चुकी थी। कई दुकानदार बेताब होकर माल जमा करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन ज्यादातर नावें वापस आ चुकी थीं, इसीलिए खरीदने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। शाओलिन ने बताया कि बाजार में अफरा तफरी मची है और कीमतें लगातार बढ़ रही हैं। पहले ही 30% बढ़ चुकी थीं, लेकिन अहाई ने उससे चिंता न करने को कहा। उसने पहले गठबंधन के सदस्यों की सप्लाई सुरक्षित की। उसने सदस्यों की एक बैठक बुलाई और उन्हें आगाह किया कि तूफान के कारण एक हफ्ते के लिए सप्लाई बंद हो जाएगी, लेकिन अहाई का स्टॉक उनके धंधे को बचाएगा और दाम स्थिर रखेगा। छोटे दुकानदारों ने चैन की सांस ली। उन्होंने अहाई की सूझबूझ की बहुत तारीफ की, क्योंकि वे जानते थे कि बिना उसकी मदद के उन्हें अपनी दुकानें बंद करनी पड़ती। बैठक के बाद दूसरे दुकानदारों ने उससे संपर्क किया और स्टॉक के लिए बड़ी कीमत की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया और कहा कि उसका गठबंधन ही उसकी प्राथमिकता है। सदस्य सबसे पहले आते हैं। हालांकि उसी दोपहर उसे अपने चाचा के बारे में एक परेशान करने वाली खबर मिली। शाओलिन ने बताया कि चाचा ने ऊंचे दामों पर छोटे घाटों से भारी मात्रा में माल खरीदने के लिए भारी ब्याज पर कर्ज लिया था। ऐसा लग रहा था कि वे इस तूफान का फायदा उठाकर मोटा मुनाफा कमाना और अपना कर्ज चुकाना चाहते थे। यह खबर सुनकर अहाई का दिल बैठ गया। ये आर या पार का एक खतरनाक जुआ था। सच कहें तो चाचा की पुरानी रेफ्रिजरेशन मशीनें शायद ही इस भारी बोझ को संभाल पाएं। अगर वे मशीनें खराब हो गईं, तो नुकसान बेहद भयानक होगा। उस शाम हमने अहाई को अपने चाचा की दुकान के पास खड़े होकर नजर रखते देखा। चाचा मजदूरों को निर्देश देने में व्यस्त थे। उनके चेहरे पर एक दुर्लभ मुस्कान थी। उनकी पुरानी कूलिंग मशीनें पूरी ताकत से चल रही थीं और उन पर साफ दबाव दिख रहा था। उनसे तेज चीखने जैसी आवाज आ रही थी। सामने खड़े होकर अहाई उन पुरानी मशीनों को देख रहा था, डूबते दिल से देख रहा था। शाओलिन ने पास आकर फुसफुसाया कि चाचा ने कम से कम 5 लाख का माल जमा किया है। ये एक बहुत बड़ी रकम थी। उसने हैरान होकर पूछा कि क्या ये खटारा मशीनें वाकई संभाल पाएंगी, टिक पाएंगी। अहाई ने बिना कुछ बोले बस अपना सिर हिला दिया। उस रात उसने अपने उपकरणों की आखिरी जांच की। कूलिंग -5 डिग्री पर स्थिर थी और बैकअप पावर तैयार था। उसने कुछ छोटे पोर्टेबल जनरेटर भी तैयार रखे। रख लिए थे। आधी रात को वो अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा आसमान को देख रहा था। ऊपर देखने पर आसमान गहरा काला दिख रहा था। घने बादल छा रहे थे और हवाएं चलने लगी थीं। मौसम विभाग ने चेतावनी जारी कर दी है कि तूफान आ रहा है। परसों इसके विनाशकारी ताकत के साथ टकराने की आशंका है। दूसरी तरफ उसके चाचा की दुकान में अभी भी लाइट जल रही है और हम उन्हें देख सकते हैं। कांच के पार उन्हें देख सकते हैं। वे अपने माल के बीच अकेले बैठे हैं। चेहरे पर उम्मीद भरी मुस्कान है। वे सचमुच मानते हैं कि यह तूफान अपनी किस्मत बदलने का उनका सबसे बड़ा मौका है, एक सुनहरा अवसर। उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं है कि ये तूफान उनकी बर्बादी का आखिरी कारण बन सकता है। अगले दिन तक तूफान और पास आ जाता है और आसमान गहरा, डरावना और काला हो जाता है। आसमान भारी और उदास है और तेज हवाएं चलने लगी हैं। पहले ही आंधी की रफ्तार पकड़ चुके हैं। बाजार की कई दुकानें तूफान की तैयारी के लिए जल्दी बंद होने लगी हैं। अहाई और शाओलिन सभी उपकरणों को एक बार फिर से जांचते हैं ताकि सब सुरक्षित रहे। गठबंधन के सदस्य भी तैयार हैं, तूफान के गुजरने का इंतजार कर रहे हैं। दोपहर के 4 बजे उसे ओल्ड शॉन का फोन आता है, जो चेतावनी देता है कि तूफान अनुमान से कहीं ज्यादा मजबूत है। वो अहाई को सावधान रहने के लिए कहता है और बताता है कि सभी नावें बंदरगाह पर आ चुकी हैं और घाट खाली हैं। अहाई उसे चिंता न करने को कहता है। वह पूरी तरह तैयार है। फोन रखने के बाद वो कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा आसमान को और गहराते देख रहा था। पल पल काला होते हुए हवा तेज हो जाती है और बारिश होने लगती है। दूसरी तरफ उसके चाचा अभी भी व्यस्त हैं, लेकिन अहाई को कुछ चिंताजनक बात दिखती है। चाचा की नंबर 3 कूलिंग यूनिट का डिस्प्ले टिमटिमा रहा था और तापमान तेजी से ऊपर नीचे हो रहा था। उसे अंदर ही अंदर घबराहट महसूस हुई। वह उस मशीन को अच्छे से जानता था। ये उसके खराब होने के लक्षण थे। तभी तूफान टकराता है और शहर में तबाही शुरू हो जाती है। शहर में तूफान कहर बरपाने लगता है। बिलबोर्ड हवा में उड़ रहे थे और पेड़ टूट रहे थे। बाजार के अंदर सब कुछ अंधेरे में डूब गया। दुकानों में बस कुछ ही इमरजेंसी लाइटें टिमटिमा रही थीं।
हम हाई और शाओलिन को कोल्ड स्टोरेज की रखवाली करते और उपकरणों पर नजर रखते देखते हैं। कूलर ठीक से चल रहे थे और तापमान स्थिर था। सुबह के 4 बजे अचानक बाजार की बत्ती गुल हो गई और उसने तुरंत कदम उठाया। उसने फौरन बैकअप जनरेटर चालू किया और कोल्ड स्टोरेज की बत्तियां वापस जल उठी। मशीनों की गूंज दोबारा शुरू होते ही उसने चैन की सांस ली। आखिरकार पहले से तैयारी रखने का यही तो फायदा होता है। तभी खिड़की से बाहर झांकते हुए शाओलिन ने अचानक कहा कि चाचा की दुकान पर कुछ गड़बड़ लग रही है। आहाई आगे बढ़ा और बारिश की चादर के पार देखा। चाचा की दुकान में घना अंधेरा था और उनकी सभी कूलिंग मशीनें पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। वह घबराहट में अंदर टॉर्च घुमा रहा था और साफ तौर पर बैकअप बिजली की तलाश कर रहा था, जो उसके पास थी ही नहीं। शाओलिन ने कहा कि अगर बिजली वापस नहीं आई तो चाचा का सारा माल बर्बाद हो जाएगा। अहाई ने कुछ नहीं कहा। उसका पूरा ध्यान अपने उपकरणों पर था। तूफान 6 घंटे तक कहर ढाता रहा और आखिरकार हवा बारिश थमने लगी। जैसे ही आसमान में सुबह की सफेदी छाने लगी, हम देखते हैं। आहे बाजार पहुंचा तो देखा सब कुछ तबाह हो चुका था। चारों तरफ कचरा और पानी भरा था। सामने उसके अंकल की दुकान के दरवाजे खुले थे और वे बेदम जमीन पर बैठे थे। चारों ओर मरी हुई मछलियों का ढेर था। स्वान की बदबू इतनी तेज थी कि दूर तक आ रही थी। शाओलिन ने कहा कि अंकल का खेल खत्म है। 6 घंटे बिजली न होने से उनकी सारी कूलिंग मशीनें पूरी तरह बंद हो गईं। 5 लाख का माल सड़ चुका था। उसने पास जाकर देखा तो किंग क्रैब, ऑस्ट्रेलियन लॉबस्टर और कोरल ग्रुपर्स सब सड़कर मांस का ढेर बन चुके थे। अंकल वहां सूनी आंखों से बैठे थे, जैसे उनकी जान ही निकल गई हो। जब उन्होंने उसे देखा तो उनकी आंखों में अजीब से भाव आए, लेकिन आखिर में उन्होंने कुछ नहीं कहा और बस सिर झुका लिया। आहाई बिना पीछे देखे मुड़ा और कोल्ड स्टोरेज लौटकर स्टॉक जांचने लगा। तूफान में उनका कोई नुकसान नहीं हुआ था। सारा सीफूड जिंदा था। उसने तुरंत एसोसिएशन के सदस्यों को माल निकालने के लिए कहा। सुबह 10 बजे बाजार खुला। बिजली जाने से ज्यादातर दुकानदारों का भारी नुकसान हुआ था और बेचने को कुछ नहीं था। पूरे बाजार में साफ अंतर दिख रहा था। सिर्फ उसका कोल्ड स्टोरेज चालू था। जल्द ही अकेले हाईजी एक्वाटिक प्रोडक्ट्स के पास स्टॉक बचा था और फोन बजने लगे। बड़े रेस्टोरेंट्स के एजेंट एक एक करके सप्लाई मांगने लगे। वह मान गया, लेकिन बाजार भाव पर ही बेचने की जिद की। तूफान के बाद सीफूड की कमी से दाम बढ़ गए थे। उसने अपने साथियों को पुरानी कीमत पर दिया, जबकि दूसरों से नया दाम लिया। उस दिन उसके कोल्ड स्टोरेज पर भारी भीड़ थी। रेस्टोरेंट मालिक, ग्राहक और दूसरे दुकानदार भी पहुंचे। उसने बारी बारी से सबको माल दिया ताकि हर ग्राहक को सामान मिले और कोई जमाखोरी न हो। यह मैनेजमेंट का बेहतरीन नमूना था। शाओलिन ने उत्साह से बताया कि आज की कमाई 10 लाख के पार पहुंच चुकी है। सचमुच यह एक अविश्वसनीय कामयाबी थी। आहाय शांत रहा। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं थी। बाजार का नियम था, जो तैयार हैं वे बचेंगे, बाकी मिट जाएंगे। दोपहर 3 बजे कुछ कर्जदार अंकल की दुकान पर पहुंचे। मरी हुई मछलियों को देख उनके चेहरे उतर गए। एक ने अंकल की तरफ उंगली उठाकर चिल्लाते हुए पूछा कि बूढ़ा ली उनका कर्ज कैसे चुकाएगा। कर्जदार कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। उन्होंने धमकी दी कि 3 दिन में पैसे नहीं मिले तो कोर्ट जाएंगे और दुकान जब्त कर लेंगे। अंकल बेजान होकर बिना कुछ बोले दीवार के सहारे टिक गए। शाओलिन ये सब देख रहा था। उसने कहा कि 5 लाख का नुकसान और 10 लाख से ज्यादा का कर्ज होने के बाद अब अंकल कभी उबर नहीं पाएंगे। आहाई अपने कोल्ड स्टोरेज के दरवाजे पर खड़ा सामने का तमाशा देख रहा था। अंदर से वो बिल्कुल शांत था। उस रात तूफान आखिरकार पूरी तरह गुजर गया। आसमान साफ होने पर वो बाजार के गेट पर खड़ा होकर तारों भरे आसमान को देखने लगा। बाजार की सूरत पूरी तरह बदल चुकी थी। सामने अंकल की दुकान की बत्तियां अब भी जल रही थीं, जहां वे अकेले बैठे थे। सड़ी हुई मछलियों के ढेर के आगे वे बेजान पड़े थे। फ्रिज पूरी तरह खराब हो चुके थे और उनके डिस्प्ले स्क्रीन काले पड़ गए थे। वे ठीक होने लायक नहीं थे। बाजार के लोग कानाफूसी करने लगे कि इस बार तो अंकल वाकई बर्बाद हो गए। तूफान से पहले उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया था। भारी ब्याज पर कर्ज लेकर माल जमा किया, जो एक ही रात में खत्म हो गया। अब वे खड़े होने के लायक भी नहीं बचे थे। कर्ज चुकाना तो दूर की बात थी। अगले दिन बूढ़ा शुन का फोन आया कि नावें वापस समंदर में जा रही हैं। 3 दिन में नया माल पोर्ट पर पहुंच जाएगा। उसने पूछा कितना माल चाहिए, तो अहाई ने पहले से 2 गुना मांगा। बाजार में मांग बहुत ज्यादा थी। फोन रखकर वो कोल्ड स्टोरेज के गेट पर खड़ा हुआ और बाजार को देखा। तूफान के बाद कई लोग अपना नुकसान गिन रहे थे, तो कुछ ने दुकानें हमेशा के लिए बंद कर दी थीं। लेकिन उसका काम पहले से भी बेहतर चल रहा था। दोपहर को जब वो नया माल गिन रहा था, तभी शाओलिन ने आकर बताया कि अंकल बाहर आए हैं और मिलना चाहते हैं। कांच से ऊपर देखते ही आहाई को अपने अंकल बाहर खड़े दिखे। बिखरे बाल और बढ़ी हुई दाढ़ी में वे बेहद लाचार और बदले हुए लग रहे थे। जब अंकल की नजर आखिरकार आहाई पर पड़ी तो वे काफी देर तक चुपचाप खड़े रहे और फिर पूछा कि क्या आहाई उन्हें कुछ पैसे उधार दे सकता है। आहाई बस देखता रहा, कुछ नहीं बोला। अंकल ने आगे बताया कि तूफान की रात उनका सारा माल सड़ गया और अब कर्जदार रोजकोट घसीटने की धमकी दे रहे हैं। वे पूरी तरह लाचार हो चुके थे और परिवार के नाते इस बार मदद की भीख मांग रहे थे। आहाई ने सिगरेट की राख छटकी और शांति से पूछा कि कितना कर्ज है। अंकल ने सिर झुकाकर माना कि ब्याज मिलाकर कुल 16 लाख रुपए हैं। आहाई ने कहा कि 16 लाख कोई छोटी रकम नहीं होती। अंकल ने लाचारी से लाल हो चुकी आंखों से उसकी तरफ देखा और माना कि उन्होंने पहले आहाई के साथ गलत किया था।
उस 1,20,000 के मामले में वे बेवकूफ थे। उन्होंने कहा कि अब चूंकि आहाय का काम इतना बड़ा है तो उसके लिए 16 लाख कुछ भी नहीं है और वे बाद में सब लौटा देंगे। आहाय ने उनकी तरफ देखा और पूछा कि वे गारंटी के तौर पर क्या रख सकते हैं। अंकल ठिठके, फिर बोले कि उनके पास दुकान है, भले ही जगह अच्छी है। उन्होंने दोबारा काम शुरू होने पर ब्याज समेत पैसा चुकाने का वादा किया। आहाय बस मुस्कुराया। अंकल, क्या आपको सच में लगता है कि आप वापसी कर पाएंगे? उसके इस सवाल ने अंकल को निरुत्तर कर दिया। उनका चेहरा गुस्से और शर्म से लाल हो गया। आहाय ने याद दिलाया कि मौसम विभाग ने तूफान से बहुत पहले चेतावनी दी थी। सबको पता था कि बैकअप बिजली रखनी है, फिर भी उन्होंने इसे नजरअंदाज किया। उल्टा ब्याज पर पैसा उठाकर सारा माल भरा। ये आपका फैसला था, आहाय ने ठंडे लहजे में कहा। अब जब सब बिगड़ गया तो मेरे पास क्यों आए? अंकल हकलाते हुए बोले कि वे परिवार हैं। लेकिन आहाय नहीं पसीजा। परिवार? उसने तंज कसा। फायदा बांटने के वक्त तो आपने ऐसा नहीं सोचा था। उसने याद दिलाया कि कैसे वह साल के पूरे 365 दिन खून पसीना बहाता था, पर उसे सिर्फ 1,20,000 रुपए थमाए गए। तब अंकल कहते थे कि वह सिर्फ मजदूरी करता है, लेकिन आज जब आप मुसीबत में हैं तो अचानक हम रिश्तेदार बन गए। अंकल अवाक खड़े रह गए, जैसे उनके बदन की सारी ताकत खत्म हो गई हो। आहाई ने अपनी सिगरेट बुझाई और फिर बोला, अंकल मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, लेकिन पैसे उधार नहीं दूंगा। अंकल की आंखों में उम्मीद जगी। आहाई बस बताओ क्या करना है। जब तक तुम इस मुसीबत से निकालो मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ, लेकिन मदद की कीमत बहुत बड़ी थी। आहाई ने कहा, अपनी दुकान मेरे नाम कर दीजिए, मैं आपके सारे कर्ज चुकाने के लिए 16 लाख रुपए दे दूंगा। अंकल सन्न रह गए और काफी देर तक कुछ बोल नहीं पाए। आहाई ने हकीकत बयां की कि वह दुकान अब केवल एक खाली ढांचा है, मशीनें खराब हैं और ग्राहक जा चुके हैं। अगर वे नहीं बेचेंगे तो कर्जदार कोर्ट जाकर सब कुछ छीन लेंगे। सच तो यह था कि बेचना ही खुद को बचाने और जेल जाने से रोकने का इकलौता रास्ता था। अंकल का चेहरा पीला पड़ गया और हालात को समझते हुए उनके होंठ कांपने लगे। आहाय, वह दुकान मेरी जिंदगी भर की कमाई है, वह फुसफुसाए, पर भावनाएं कर्ज नहीं चुकाती। आहाय अड्डा रहा और बोला कि जिंदगी भर की कमाई से आजादी खरीदी जा सकती है। उसने दो ही रास्ते रखे दुकान सौंपकर, बिना कर्ज के नई शुरुआत करो या फिर अदालती मुकदमों और जब्ती का इंतजार करो। एक रास्ता नई शुरुआत का था और दूसरा सीधे जेल की कोठरी की तरफ जाता था। फैसला उनका था। अंकल हैरान खड़े होकर आहाय को देखने लगे। उनकी आंखों में गुस्से और बेबसी का मिला जुला भाव था, जो जल्द ही पूरी लाचारी में बदल गया। आहाय, उन्होंने गुहार लगाई, क्या तुम थोड़ा और नहीं दे सकते? आहाय ने सिर हिलाया और कहा कि दुकान की हालत देखते हुए 16 लाख रुपए बिल्कुल सही कीमत है, बल्कि ये एक बहुत ही उदार पेशकश है। अंकल गहरी खामोशी में डूब गए और फिर सिर झुकाकर बुदबुदाए, मैं इस बारे में सोचूंगा। लेकिन सच तो यह था कि उनके पास वक्त बिल्कुल नहीं बचा था। अंकल, आपके कर्जदारों ने आपको 3 दिन दिए थे, आहाय ने याद दिलाया। आज दूसरा दिन है, सोचने के लिए ज्यादा वक्त नहीं है। बिना एक शब्द कहे अंकल मुड़े और चले गए। उनके कंधे झुके थे और कदम बेहद धीमे और भारी थे, मानो वे एक ही दोपहर में 10 साल बूढ़े हो गए हों। उसी शाम आहाय को खबर मिली कि कर्जदार अंकल की दुकान पर फिर से आ धमके हैं। इस बार वे लोग गाड़ी लेकर आए थे और सामान बाहर निकालने लगे। उन्होंने साफ कर दिया कि कल तक पैसे नहीं मिले तो वे कोर्ट जाएंगे। अंकल दरवाजे पर खड़े होकर अपनी दुनिया को उजड़ते हुए देख रहे थे। अगले दिन वे आहाय से मिलने आए। इस बार उनके हाथ में एक कागज था, दुकान के मालिकाना हक के दस्तावेज। वे चुपचाप खड़े रहे, फिर आखिरकार उन्होंने कागज सौंप दिए और बुदबुदाए कि वे शर्तों के लिए तैयार हैं। आहाय ने फाइल लेकर ब्यौरा देखा। उसने अपने चाचा से कहा कि वे दोपहर को नोटरी के दफ्तर में कागजी कार्रवाई पूरी करेंगे। चाचा ने सिर हिलाया और जाने लगे, पर दरवाजे पर रुक गए। उन्होंने आखिरी बार पीछे मुड़कर आहाय से कहा कि वह जीत गया है। आहाय खामोश रहा। वह बस उस आदमी को अपनी जिंदगी से दूर जाते देखता रहा। दोपहर तक सारी कानूनी प्रक्रिया पूरी हो गई। आहाय ने तुरंत मरम्मत का काम शुरू कर दिया और अपनी दुकान बढ़ाने के लिए पुराने स्टॉल को कोल्ड स्टोरेज से जोड़ दिया। दरवाजे पर खड़े होकर हम उसे उस स्टॉल को देखते हुए पाते हैं जो अब उसका था। वहाँ पुराना बोर्ड 1 दशक से भी ज्यादा समय से टंगा था, लेकिन अब ज्यादा दिन नहीं रहेगा। समझौता होने के अगले ही दिन वहाँ जल्दी हाईजी एक्वाटिक प्रोडक्ट्स का बोर्ड लगने वाला था। जैसे ही समझौते पर दस्तखत हुए, काम की जगह का कायाकल्प सचमुच शुरू हो गया। उसने चाचा के पुराने स्टॉल और अपने कोल्ड स्टोरेज के बीच की दीवार को गिराने के लिए पेशेवर कारीगरों को काम पर रखा। यह वाकई एक बड़ा और साहसी कदम था। वह जगह पल भर में दोगुनी हो गई। आहाय ने सबसे आधुनिक तापमान नियंत्रण प्रणाली से लैस 6 नए आयातित रेफ्रिजरेटर मंगवाए। उसने बिजली का बैकअप भी लगाया और अपनी गाड़ियों की संख्या बढ़ा दी। अब उसके पास 5 कोल्ड चेन डिलीवरी गाड़ियां थीं। इससे वो पहले से कहीं ज्यादा ग्राहकों को सेवा दे सकता था। मरम्मत के दौरान बाजार में गपशप का बाजार गर्म था। कुछ ने कहा कि आहाय बेरहम है, जिसने अपने सगे चाचा को भी नहीं बख्शा। लकिते इसके चाचा को भी नहीं बख्शा। आतरा करमते जच्ची अभी है।
लेकिन कुछ असहमत थे। उनका कहना था कि अगर चाचा ने अतीत में अहाई के साथ अच्छा बर्ताव किया होता तो वह इस हाल में न होते। अहाई ने इन सब बातों को पूरी तरह नजरअंदाज किया। उसका पूरा ध्यान सिर्फ अपने काम पर था। एक हफ्ते बाद काम पूरा हो गया और एक शानदार 1000 वर्ग मीटर की बड़ी जगह तैयार थी। वह नजारा देखने लायक था। 6 नई मशीनें कतार में सजी थीं और डिलीवरी गाड़ियां दरवाजे पर तैयार खड़ी थीं। आईजी एक्वाटिक होलसेल का बोर्ड धूप में चमक रहा था। उद्घाटन के दिन उसने कोई तड़क भड़क वाला आयोजन नहीं किया। उसने बस संघ के सदस्यों और अपने कुछ सबसे खास ग्राहकों को इसकी खबर दी। इनमें इलाके की कई बड़ी दुकानों के मालिक थे जो बधाई देने पहुंचे। एक दुकानदार ने तारीफ में अंगूठा दिखाया। वह हैरान था कि कैसे अहाई ने कुछ ही महीनों में पूरे बाजार पर इतनी मजबूत पकड़ बना ली थी। संघ के सदस्य भी वहां थे। हम उन 13 छोटे दुकानदारों को नए स्टॉल पर खड़े होकर उस भविष्य को देखते हुए पाते हैं जिसे अहाई ने बनाया था। दरवाजे से देखने पर हर चेहरे पर मुस्कान साफ झलक रही थी। उन्होंने अहाई को बताया कि इन 2 महीनों में उन्होंने पूरे साल से ज्यादा की कमाई की है। उसने बस उन्हें और मेहनत करने के लिए प्रेरित किया। उद्घाटन के दिन का कारोबार 15 लाख रुपए को पार कर गया। सुबह से रात तक ऑर्डर्स की लाइन लगी रही, जिससे पूरी टीम लगातार काम में जुटी रही। 5 डिलीवरी गाड़ियां बिना रुके लगातार चक्कर लगाती रहीं ताकि हर ग्राहक को समय पर माल मिल सके। शाओलिन ने खुशी खुशी बही खाता लाकर उसे आंकड़े दिखाए। उसने अहाई से कहा कि इस रफ्तार से महीने का शुद्ध मुनाफा 30 लाख रुपए पार कर सकता है। अहाई ने धीरे से सिर हिलाते हुए इस बड़ी रकम की अहमियत को समझा। 30 लाख रुपए वह और उसके चाचा मिलकर पूरे साल में कमा पाते थे, जो अब वह अकेले 1 महीने में हासिल कर सकता था। शाम होते होते काम की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई। वह स्टॉल के मुहाने पर खड़े होकर पूरे बाजार को देखने लगा। उसके चाचा की पुरानी जगह अब आधिकारिक तौर पर उसकी थी। यह एक अजीब सी जीत थी। उस रात उसने संघ के सदस्यों और खास कर्मचारियों की बैठक बुलाई। उसने ऐलान किया कि अगले महीने से वह मुनाफे का केवल 20% ही लेगा और बाकी 80% उन्हें देगा। सारे छोटे दुकानदार हैरान होकर खामोश रह गए। वोंग नाम का एक दुकानदार बोल पड़ा, जिसे अपनी कानों पर भरोसा नहीं हो रहा था। उसने दलील दी कि यह बिल्कुल भी ठीक नहीं है, क्योंकि अहाई ने ही माल, डिलीवरी और सारा जोखिम उठाया था। सिर्फ 20% हिस्सा लेना बहुत कम था। अहाई ने जवाब दिया कि चूंकि कारोबार और बिक्री दोनों बढ़ चुके हैं, इसीलिए 20% ही काफी है। वह चाहता था कि वे ज्यादा कमाएं ताकि उनका हौसला बना रहे। अहाई की दरियादिली देखकर उस दुकानदार की आंखें भर आईं। बैठक खत्म होने के बाद हम अहाई को एक बार फिर स्टॉल के दरवाजे पर खड़ा पाते हैं। पूरा बाजार रोशनी से नहाया हुआ था और हर तरफ लोगों की भारी चहल पहल थी। यह कामयाबी की एक शानदार तस्वीर थी। तभी शाओलिन ने आकर उसे एक खबर दी। उसने बताया कि आज चाचा बाजार आए थे और काफी देर तक दरवाजे पर खड़े रहे। वे नई दुकान को लगातार देखते रहे पर बिना कुछ बोले ही चले गए। उन 16 लाख रुपयों से चाचा ने अपना सारा कर्ज तो चुका दिया था, लेकिन इस बाजार में एक दशक से बनाई उनकी साख पूरी तरह खत्म हो चुकी थी। अब वह एक आम इंसान बनकर रह गए थे। उनके भीतर पहले जैसा रसूख और जोश नहीं बचा था। देर रात अहाई दुकान बंद कर घर जाने लगा। जैसे ही वह बाजार के मुख्य दरवाजे से गुजरा, उसे अंधेरे में एक जाना पहचाना साया दिखाई दिया। वो उसके चाचा थे जो साये में खड़े थे। वह दरवाजे पर रुककर भीतर की जगमगाती दुनिया को देख रहे थे। वे हाईजी एक्वाटिक होलसेल के बोर्ड को निहार रहे थे। उनके चेहरे के भाव पढ़ना मुश्किल था और उन पर एक भारीपन था। अहाई उनके पास जाकर चुपचाप खड़ा हो गया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद चाचा ने उसे देखा। उनकी आंखों में उम्र भर का पछतावा साफ दिख रहा था। वे काफी देर तक चुप रहे और आखिरकार बोले कि अहाई अपना काम अच्छे से करे। इतना कहकर वे मुड़े और धीरे धीरे जाने लगे। अहाई बाजार के गेट पर खड़ा होकर रात के अंधेरे में ओझल होती अपने चाचा की परछाई को देखता रहा। उनकी पीठ झुकी हुई थी और वे बहुत धीमे चल रहे थे। उस पुराने रसूखदार दुकानदार का सारा जोश अब गायब हो चुका था। 3 महीने से भी कम समय में अहाई ने खुद को पूरी तरह बदल दिया था। अब बाजार के सबसे बड़े स्टॉल पर उसका कब्जा था। सबसे मजबूत सप्लाई चेन और सबसे बेहतरीन ग्राहक उसके पास थे। अब यह बाजार सचमुच उसका हो चुका था। साल खत्म होने पर उसने सोचा कि कैसे उसने सिर्फ 1,20,000 रुपए और टूटे हुए परिवार के साथ शुरुआत की थी, और आज पूरे बाजार पर उसका राज था, जो एक सपने जैसा लगता था। उस दोपहर उसने अपने सभी कर्मचारियों और संघ के सदस्यों को इकट्ठा किया। उसने नए स्टॉल पर शाओलिन और बाकी साथियों के लिए 1 दर्जन से ज्यादा टेबल सजवाए। इनमें बूढ़े चुन, बूढ़े वोंग, बूढ़े जियाओ और वे 13 दुकानदार शामिल थे। उसके साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ने वाला हर शख्स वहां था। उसने खड़े होकर अपना जाम उठाया और उनके अटूट भरोसे के लिए सबका शुक्रिया अदा किया। आज साल के अंत का बोनस बांटने का दिन था और वह अपनी बात का पक्का निकला। शाओलिन को सबसे पहले 2 लाख रुपए से भरा एक मोटा लाल लिफाफा मिला। हालांकि उसकी महीने की तनख्वाह सिर्फ 12,000 रुपए थी, पर अहाई ने अच्छे काम के लिए बोनस का वादा किया था और उसने उसे पूरा भी किया। वादे के मुताबिक 13 दुकानदारों को भी उनका हिस्सा मिला। मुनाफे का 80 और 20% में बंटवारा हुआ, जिसमें बड़ा हिस्सा दुकानदारों को मिला। हर किसी को लाखों मिले, कुछ को तो 10 लाख से ज्यादा का मुनाफा हुआ। शाओलिन और बाकी दुकानदार इतने भावुक थे कि उनके पास शब्द नहीं थे। पहले वे दूसरों के लिए हाड़ तोड़ मेहनत करके साल में बमुश्किल 1 लाख कमा पाते थे।
पर अहाई के साथ उन्होंने कुछ ही महीनों में कहीं ज्यादा कमा लिया था। उसने भरोसा दिलाया कि जब तक वे उसके साथ हैं उनका पूरा ख्याल रखा जाएगा। उसने वादा किया कि अगला साल और भी शानदार होगा। बूढ़े शुन और बाकी नाविक भी वहां पहुंचे। उसने उन सभी की वफादारी के लिए बेहतरीन तोहफे तैयार किए थे। बूढ़े चुन ने उसके कंधे को थपथपाते हुए कहा कि अहाई अपनी बात का पक्का इंसान है। ऐसा लगा कि उन्होंने बिल्कुल सही घोड़े पर दांव लगाया था। जैसे जैसे शराब का दौर बढ़ा और माहौल खुशनुमा हो गया, लोग पिछले कुछ महीनों के संघर्षों को याद करने लगे। उन्होंने माना कि शुरू में बाजार में किसी को भरोसा नहीं था कि यह नौजवान अपने चालाक चाचा को मात दे पाएगा, लेकिन वे सब गलत साबित हुए। बेशक वे गलत थे। बहुत ही कम समय में पासा पूरी तरह पलट चुका था। दावत खत्म होते होते काफी रात हो चुकी थी। शाओलिन ने स्टॉल के गेट पर अहाई के पास आकर बहीखाता दिखाया, जिसके मुताबिक कुल कारोबार शुरुआत से अब तक 2 करोड़ 30 लाख का हुआ था, जिसमें शुद्ध मुनाफा 85 लाख रुपए था। अहाई ने पन्ने पल्ले, पिछले साल चाचा के यहाँ कुल कारोबार सिर्फ 50 लाख का था और मुनाफा भी बहुत कम था। तब वह सिर्फ 1,20,000 रुपए ही घर ले जा पाता था। अब 3 महीने से भी कम समय में उसका अपना मुनाफा पिछले साल के कुल कारोबार से 3 गुना ज्यादा था। वह दुनिया की हकीकत को बहुत करीब से समझ चुका था, खास तौर पर यह कि नियम और ताकत तभी सच होते हैं जब वे आपके अपने हाथों में हों। उसके चाचा कभी दावा करते थे कि स्टॉल, पूंजी और सारे संपर्क उनके हैं, इसलिए नियम भी वे ही बनाएंगे। लेकिन अब वो स्टॉल अहाई का था, सप्लाई चेन और ग्राहक भी अब उसी के थे। ताकत उसके हाथ में थी, लेकिन उसने अपने चाचा जैसा बनने से इनकार कर दिया, जिन्होंने लालच और शोषण का रास्ता चुना था, जिसने उन्हें बिल्कुल अकेला कर दिया था। अहाई का मकसद अलग था, अपने साथ चलने वाले हर इंसान की तरक्की सुनिश्चित करना, क्योंकि तभी कोई दूर तक जा पाता है। शाओलिन ने बताया कि अब चाचा एक छोटे से रेस्तरां में बर्तन धोने का काम करते हैं। बाजार के मालिक से सीधे दिहाड़ी मजदूर बनना सचमुच एक बड़ा पतन था, एक ऐसा झटका जिसे ज्यादातर लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, लेकिन यह उनके अपने फैसलों का नतीजा था। वे वही काट रहे थे जो उन्होंने बोया था। आधी रात को हम उसे दुकान का ताला लगाते हुए देखते हैं। जैसे ही नए साल की घंटी बजने की तैयारी हुई, पूरे बाजार में जश्न शुरू हो गया। दूर कहीं पटाखे फूटने लगे। वह हाईजी एक्वाटिक होलसेल के चमकते बोर्ड के नीचे खड़ा होकर अपने उस 1,000 वर्ग फुट के साम्राज्य को निहार रहा था। उसने बाहर खड़ी 6 नई रेफ्रिजरेटर मशीनों और 5 कोल्ड चेन डिलीवरी गाड़ियों को देखा। 1,20,000 रुपए से 85 लाख रुपए तक का सफर सिर्फ 3 महीनों में उसने तय किया था। एक शोषित मजदूर से उठकर वो बाजार का सबसे बड़ा सप्लायर बन गया था। यह साल बेहद सफल रहा, जिसने उसे जीवन का सबसे बड़ा सबक सिखाया कि असली भरोसा तभी आता है जब बागडोर आपके खुद के हाथों में हो। शाओलिन ने पास आकर उसे नए साल की बधाई दी। अहाई भी मुस्कुराया और उसका जवाब दिया। जैसे ही पहला पटाखा फूटा, पूरा आसमान रंगों से सराबोर हो गया और पूरा बाजार जगमगा उठा। अपनी दुकान के दरवाजे पर खड़ा वह सुकून से आतिशबाजी देख रहा था। अगले साल उसकी योजना इस बाजार से बाहर निकलकर आसपास के शहरों पर राज करने की थी, और शायद उससे भी आगे। लेकिन अभी उसकी इकलौती ख्वाहिश घर जाकर माँ के साथ नए साल का भोजन करने की थी। उसने फोन निकाला और मैसेज लिखा, माँ मैं कल घर आ रहा हूँ। उधर से तुरंत जवाब आया, बहुत अच्छे, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। उसने फोन जेब में रखा, गेट पर ताला लगाया और रात में चमकते हाईजी होलसेल के साइन बोर्ड को पीछे छोड़ते हुए गाड़ी बढ़ा दी।